जितने भी आपके इन्वायरमेंट के अंदर डाटा अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है, ये उसको मॉनिटर करता रहता है। अब आप लोग देखें कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। आप अगर मार्केटिंग के अंदर हैं तो आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपको जितना नॉलेज होगा इन सब चीज़ों का तो आप उनको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और आपकी वैल्यू भी उसके अंदर इंक्रीज़ होगी। पब्लिक सेटलमेंट के अंदर जो भी चीज़ आप रखेंगे दैट वुड बी एक्सेसिबल टू द वर्ल्ड। मल्टीपल फैक्ट्स मिलकर फाइंडिंग्स बनते हैं, फाइंडिंग्स के ऊपर हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं और उसके ऊपर फिर हम कोई रिकमेंडेशन देते हैं। आज का जो सेशन है उससे पहले जो लास्ट हमारा था सेशन, उसके अंदर किसी के कोई सवाल, कोई क्वेश्चंस, ज़्यादा देर नहीं हुई अभी सेशन को है, कोई क्वेश्चन तो मतलब सब समझ आ गई। अच्छा, किसी ने जाके सर्च किया था कि बीए क्या होता है? हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि बीए एक चीज़ होती है, बिजनेस एनालिस्ट। क्या होता है? तो बिजनेस एनालिस्ट वो होता है कि जो ना डेटा को कलेक्ट करता है, उसको सीरीज में स्टोर करता है, स्टोर इस पर्पस के लिए करता है कि वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, उसके बाद वो वहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। वो स्टोर इस डेटाबेस में कर सकता है या कहीं और एनालाइज करके फिर वो डेटा ड्रिवन डिसीजंस बनाते हैं। सही हो डेटा गया। को जब एनालाइज करता है, देखता है कि डेटा में क्या चेंज है, किस तरह चल रहा है, और फिर डेटा ड्रिवन डिसीजंस बना के अपने बिजनेस को उससे जो है वो फायदा पहुंचाता है और इससे ठीक है, तो मतलब कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर भी यूज़ होता है। ठीक है, और किसी का कोई? इसके कुछ टूल्स भी होते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स भी होते हैं, वो अगर मैंने रिसर्च नहीं की उस पर उसका नाम ही देखे थे। सही सही है। अच्छा, और हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि कोई सब्सक्राइब किए आपने कोई ऐसे चैनल्स या ऐसे आर्टिकल्स जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले ट्रेंड्स के बारे में, तो किसी ने कोई ऐसा कोई ज्वाइन किया हो? हैं? मीडियम? मीडियम ये कोई जर्नल है ये? क्या क्या करती है ये? डीप लर्निंग पे हमने बात की थी, किसी ने उसको देखा? नहीं, सही है, सही हो गया। अच्छा, और एफर्मेशन क्या थी हमारी जो हमने लास्ट टाइम की थी? तो अभी हम आज के दिन थोड़ा सा आर्किटेक्चर के ऊपर बात करेंगे और ये देखेंगे कि क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या टूल्स होते हैं, और किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर, किसी भी सैस कंपनी के अंदर, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर, क्या अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी होती है जो कि उसके लैंडस्केप को डिफाइन कर रही होती है। ठीक है, और उनका आपस में लिंक क्या होता है। तो फिनटेक की हमने बात की थी। फिनटेक क्या होता है? आप ना बताएं अभी, और कोई और बताए। हाँ, जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए से ट्रांजैक्शंस बैंक की हैंडल करते हैं, और इसके अलावा जो बैंकिंग सिस्टम को जैसे हम कहते हैं कि ऑनलाइन हम उसको शिफ्ट कर देते हैं। सही है, कोई एग्जांपल इसकी? जैसे सर HBL की ऐप है, अमेज़न की है, इसके अलावा फैसल बैंक की ऐप है। सही है, तो मोबाइल बैंकिंग आप कह रहे हैं कि होती है। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग के अलावा क्या होती है? ईजी पैसा कौन यूज़ करता है? सारे यूज़ करते होंगे, तो वो भी एक फिनटेक की ऐप है। फाइनेंशियल सर्विसेज आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके दस्तरस के अंदर आ गए। मास्टर कार्ड सर्विस है, उसके साथ भी जो हमारा लिंक होता है। सही है। ऑनलाइन मतलब उनको इंफॉर्मेशन कहती है कि ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर एरिया पर हो रही है इस यूज़र की, तो वो भी एक फिनटेक का भी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है। ठीक हो गया। तो मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज को जब आप टेक्नोलॉजी के साथ मिलाते हैं तो जो वैल्यू एडिशन होती है उसको हम फिनटेक कह देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आज हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं किसी फिनटेक कंपनी के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी ट्रेंड के अंदर है और काफ़ी सारी ऐप्स आ गई हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी सारी ऐसी ऐप्स हैं। सादा पे है, जैज़ कैश है, ईजी पैसा है, और भी 3-4 हैं, पे मॉब भी है शायद, है। हाँ, वो भी है, बिल्कुल सही। तो आज हम ज़रा इसका एक एक डिपार्टमेंट देखते हैं कि क्या होता है उसके अंदर और क्या आर्किटेक्चर होता है इनका, सारे आपस में क्या कम्युनिकेट करते हैं। इसका मकसद ये है कि आपको ना एक बिगर पिक्चर दी जाए कि वेयर डू यू स्टैंड इन ऑल ऑफ दिस आर्किटेक्चर, और आपके कौन से इंटरेस्ट हैं जिनको आप लोग फोकस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से डिपार्टमेंट से जो कि हमारी होती है, आप कह रहे हैं बिज़नेस टीम होती है। ठीक है, हम एक बॉक्स बना लेते हैं, इसको हम कह देते हैं कि बिज़नेस टीम है।
ये हम ऊपर से कर देते हैं और सैस का हम एक देख रहे हैं। कोई भी ऐसी कंपनी जो कि प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है और फिर वो उसको मार्केट करती है किसी कस्टमर के लिए या किसी एक टारगेटेड इंडस्ट्री के लिए। अच्छा, बिजनेस टीम का क्या काम होता है? बिजनेस टीम का काम ये होता है कि वो कंपटीशन को देखती है, सही है, वो देखती है कि यार जो हम ऐप बनाने जा रहे हैं वो किस मार्केट को हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, और उनका मार्केट एनालिसिस बहुत अच्छा होता है और यूज़ केसेस जो होते हैं वो डिफ़ाइन करते हैं कि एप्लीकेशन के अंदर हम क्या चीज़ें लेके आएँ जिसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन स्टैंड आउट करे फ्रॉम द कंपटीशन। अब ये भी जो डिपार्टमेंट है ये भी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, ठीक है। मैं कुछ के नाम यहाँ पे लेता रहूँगा। स्टैटिस्टिका एक सॉफ्टवेयर है जो कि डाटा के एनालाइजेशन के अंदर यूज़ होता है, आपको मार्केट ट्रेंड्स का पता चलता है, सही है। और ये डिपार्टमेंट क्या यूज़ करता होगा? मशहूर है MS ऑफिस, जो प्रेजेंटेशन और ये लोग बनाते हैं, ठीक है। तो दिस इज जस्ट एग्जांपल ऑफ वन सॉफ्टवेयर कि ये इसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? कोई फाइनेंस का भी डिपार्टमेंट होगा। फाइनेंस का डिपार्टमेंट भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा होता है। आपने नाम सुना होगा SAP का, SAP का सुना है किसी ने नाम? ठीक है, क्या होता है ये सॉफ्टवेयर? सर जो एंटरप्राइज लेवल पे आप अपने सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, ERP बैकएंड, एंटरप्राइज सोचते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये भी जो है MS ऑफिस के ऊपर भी काफ़ी काम कर रहा होता है, ठीक है। इसके ना आपका कोई भी ERP आ गया, ओरेकल का भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट का भी हो सकता है, कोई कस्टमाइज भी हो सकता है, कोई और SaaS प्रोडक्ट भी हो सकती है जो कि वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हमारा एक डिपार्टमेंट आता है, PMO कह लें उसे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, ठीक है। ये भी कोई टूल यूज़ करते होंगे, जैसे कोई जीरा हो गया जो कि टिकट्स का होता है या टास्क असाइनिंग का होता है, और ज़्यादातर ये MS ऑफिस के ऊपर ही यूज़ कर रहे होते हैं, सही है। ये सारे जो टीम है, सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनको मैनेज कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि यार कहाँ पे जो है वो बॉटलनेक्स आ रही हैं जिसको हम देख सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी जब आपकी SaaS प्रोडक्ट होती है ना जिसे कस्टमर यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपका एक कस्टमर केयर का भी डिपार्टमेंट होता है जो कि आपकी सारी टिकट्स देख रहा होता है। जो कॉल्स हम लोग करते हैं, आपकी कोई ट्रांजेक्शन फंस जाए तो आप कॉल करते हैं कहीं पे, तो वो एक कस्टमर कॉल सेंटर होता है जो कि उसको देख रहा होता है। तो अब ये देखें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बिल्ड हो रही हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया, आप कह लें कि इसको मैं CC बोल देता हूँ, कस्टमर केयर। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास भी बेशुमार सॉफ्टवेयर होते हैं। आप लोगों ने CRM का नाम शुरू होगा, CRM क्या होता है? बिल्कुल, इसके अंदर हमारे पास सेल्सफोर्स भी आ जाता है, हमारे पास MS डायनामिक्स भी आ जाता है, और कोई नाम आपको याद आ रहे हो? सीबल CRM भी आ जाता है, ये ओरेकल का। HubSpot का नाम सुना हो किसी ने? अच्छा, ये भी एक SaaS प्रोडक्ट है जो कि CRM के तौर पे भी यूज़ होती है, ठीक है। तो ये वो एक्सटेंसिया भी एक चीज़ इधर होती है जो कि आपकी कॉल्स जहाँ पे लैंड होती हैं, इसको हम CTI इंटीग्रेशन भी कहते हैं। और चलें, और कोई नाम किसी को आ रहा हो माइंड के अंदर CRM के ऊपर? ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास एक HR का भी डिपार्टमेंट होता है, उसका भी स्कोप काफ़ी बड़ा होता है। HR के अंदर हमारे पास SAP फिर से भी यूज़ होता है। किसी ने सक्सेस फैक्टर का नाम सुना? और कहीं पे आप लोगों ने इंटर्नशिप की हो तो वहाँ पे अगर आपका अकाउंट उन्होंने बनाया हो तो एक SAP की एप्लीकेशन होती है, उसका नाम सक्सेस फैक्टर, काफ़ी मशहूर एप्लीकेशन है जो कि HR के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। आपके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, आपकी लीव्स, जो भी HR के मामला होते हैं सारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर जा रहे होते हैं। हमारे पास और एक HCM का भी एक सॉफ्टवेयर है। ये नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इनको जाकर सर्च करें और आपको पता लगे कि IT की दुनिया में क्या क्या हो रहा है। और कस्टमाइजेशन भी हो सकती है इसके अंदर, कोई कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो।
ठीक हो गया, जहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई एम्बिग्यूटी? सही है। अच्छा, इसके बाद हमारी एक बड़ी अहम टीम आती है जो कि प्रोडक्ट की टीम होती है। प्रोडक्ट, यहाँ पे आप लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा। प्रोडक्ट की टीम होती है जो कि अमूमन जो सीपी होता है, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, उसी के अंडर होती है। यहाँ पे वो सारी एप्लीकेशन बनती है जिसके ना आपकी प्रोग्रामिंग भी आती है और काफ़ी सारी चीज़ आती हैं। नाम हम लेना शुरू करते हैं। मर्न हो गया स्टैक, आप लोगों ने काफ़ी ने कहा था कि मर्न स्टैक के ऊपर काम किया हुआ है, ठीक है। और क्या हो गया? फ्लटर हो गई, फ्लटर आ गई इधर, ठीक है। वो और डिफरेंट प्रोग्राम लैंग्वेज में आ गई। जावास्क्रिप्ट आ गई, आपकी लारावेल आ गई। वो जौन से स्टैक के ऊपर काम कर रहे होंगे वो तो फिर काफ़ी सारे हैं, ठीक है। आपका डेटाबेसेस आ गई, माई एसक्यूएल आ गई, ठीक है। आपका जे मीटर आ गया। जे मीटर का पता क्या? ये टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए, ठीक है। और क्या आ गया आपका? बताएं कुछ और। हैं? सेलेनियम भी है, बिल्कुल ठीक है। और किन किन लैंग्वेजेस पे आप लोगों ने काम किया हुआ? चले, पाइथन भी हम इधर लिख देते हैं, पाइथन ठीक है। सी की सारी आ गई, ठीक है। इसको हम स्टार कर देते हैं, इसके अंदर सारे सी आ गए, ठीक है। आपका प्ले स्टोर भी आ गया, उसको भी ये मैनेज कर रहे होते हैं। जब भी आपने कोई ऐप लानी होती है तो प्ले स्टोर के ऊपर आप लोग अपलोड करते हैं उसका बीटा वर्जन या उसका टेस्ट वर्जन, ठीक है। उसके बाद हमारा एप्पल स्टोर भी आ गया, ठीक है। इंजन एक्स का नाम सुना किसी ने? नहीं। इंजन एक्स भी एक होता है जहाँ पे आपकी राउटिंग हो रही होती है एप्लीकेशन की, और डिफरेंट जो कॉल्स आ रही होती हैं आपके सर्वर के ऊपर, वो आपके जो बैकएंड के सर्वर हैं उनको राउट कर रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा किसी और चीज़ के ऊपर? डेवलपमेंट से पहले उसका डिज़ाइन भी रेडी हो, वो अमूमन बिजनेस टीम जो है वो दे देती है। अच्छा, डिज़ाइन उसके बाद, हाँ ठीक हो गया। तो ये किस में नहीं, आप किसके डिज़ाइन की बात कर रहे हैं? एक होता है डिज़ाइन जो कि बीए की रिक्वायरमेंट कहते हैं करता है, नहीं वो तो रिक्वायरमेंट कहते हैं कर लेंगे ना। हाँ। उसके बाद जो यूआई डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। उसको हमने डेवलप करना तो फिग्मा लिख दें इधर, है। और ज़बरदस्त हो गया। अडोबी हो गया, ठीक है। इससे मुतल्लिक़ जितने भी हो गए, सही है। और कोई? अच्छा, एपीआईज़ का नाम सुना आप लोग? एपीआईज़ क्या होती हैं, क्या करती हैं एपीआईज़? एक हमारी रेस्ट एपीआईज़ होती हैं, एक हमारी ग्राफ क्यूएल होती है, एक हमारी सोप होती हैं। और क्या फ़र्क है इसके अंदर, किसी को आइडिया? यूज़र रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसमें जो स्टेट है वो बार-बार आपको अपनी बॉडी के अंदर हेडिंग एड्रेस के अंदर सोप की बात कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है। क्या करते हैं? उसमें आपको उसकी स्टेट या सेशन की इंफॉर्मेशन बार-बार डाल के भेजनी है। सही। रिलेटेड फिर वो वहाँ पे कुछ पैकेट मेंटेन नहीं कर रहा था सर्वर साइड के ऊपर, तो ये रेस्टफुल एपीआई। अच्छा, और ग्राफ क्यूएल के अंदर और सोप? चलें, इसको नोट कर लें। इसके ऊपर आप लोगों ने काफ़ी सर्च करें, क्योंकि जो हम एप्लीकेशन बनाने जाएंगे उसके अंदर एपीआईज़ का बहुत लिंक होता है, और एपीआईज़ के थ्रू ही आप विद इन योर एप्लीकेशन एंड आउटसाइड ऑफ योर एप्लीकेशन आप अपनी कनेक्टिविटी बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, स्कीमा डिज़ाइन हो गया। इधर आपका डेटाबेस का क्या आपके टेबल्स होंगे, आरडीबी होगी कि नो एसक्यूएल होगी, सही बात। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसके अंदर हमने कुछ जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए। अच्छा, इसके साथ एक होती है टेक्नोलॉजी की टीम होती है। ये भी एक बड़ी अहम टीम होती है जो कि अमूमन सीटीओ के अंडर आती है। जितनी भी आपकी डिप्लॉयमेंट्स होती हैं कहीं पे भी, अज्यूर हो गया, जीसीपी हो गया, ओसीआई हो गया, ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, और जीसीपी हो गया, वो सारा का इंफ्रास्ट्रक्चर अमूमन इनके अंडर आ रहा होता है। एडब्ल्यूएस हो गया, जीसीपी होगी, ओसीआई हो गया, अज्यूर हो गया, ठीक है। उसके ऊपर क्यूबरनेटिस भी सेटअप कर रहे होंगे ये,
और डॉकर भी कर रहे होंगे। और इसके अंदर आपका फिर से ये टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं JMeter के थ्रू। ये प्रोमीथियस और ग्राफाना के बारे में पता क्या? प्रोमीथियस और कोई मॉनिटरिंग टूल आप लोगों ने यूज़ किए हो? प्रोमीथियस और ग्राफाना मॉनिटरिंग के टूल्स होते हैं जो कि जितना भी डाटा आपका अंदर जा रहा होता है और बाहर से आ रहा होता है उस सारे को ये इकट्ठा कर रहा होता है और उसको मॉनिटर कर रहा होता है। जो ग्राफाना है ये उसको विजुअलाइजेशन के अंदर ले आता है, किसी पाई चार्ट के अंदर, किसी ग्राफ चार्ट के अंदर। ठीक है, और कुछ इसके अंदर आप लोगों को आता हो कि क्या आना चाहिए? ये लोग जीरा भी यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि कहीं से किसी डिपार्टमेंट से कोई आती है और रिक्वेस्ट कि हमें कोई नया सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ये उसकी जो है वो POC भी करते हैं कि ये कंपनी के विजन और कंपनी का आर्किटेक्चर के अंदर ये सॉफ्टवेयर फिट होता है कि नहीं होता। तो जीरा इधर भी यूज़ होता है PMO के अंदर, और सारी टीम्स भी अक्सर और जीरा यूज़ करती हैं। सर ये जो लाइक कंपनीज है ज़्यादातर डायलॉगबॉट को करती हैं या फिर जीरा को यूज़ करती हैं? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन देयर चॉइस। ठीक है, जीरा जो है वो काफ़ी देर से मार्केट के अंदर है, सही है। कुछ अर्सा तक पहले तक उन्होंने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया हुआ था। ठीक है, तो जिसकी वजह से और एंट्रेंट्स मार्केट के अंदर आ गए, जिसके अंदर आपका हम कह लेते हैं टिकटिंग के अंदर और कौन से सॉफ्टवेयर हैं, नोशन है एक आपका, ठीक है आपका, और नोशन तो खैर बहुत वाइड है, उसमें तो आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। और आपका monday.com है, ठीक है। इसी तरह और भी आ गए, तो अभी भी मोस्ट इंटरप्राइजेज जो हैं वो जीरा को ही प्रेफर करती हैं। ठीक है, इनके लाइसेंसेस होते हैं, आपको बताते हैं कितने यूज़र्स आप एट अ टाइम ऑनबोर्ड कर सकते हैं और उसके तहत फिर वो यूज़ करते हैं। सो इट इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि जीरा ही करना यूज़। बहुत सारे और सॉफ्टवेयर हैं जिसके लिए जिस कंपनी को प्राइसिंग सबसे एक मेन फैक्टर होता है जो कि वो लोग देखते हैं कि प्राइसिंग क्या है, और स्केलेबल करते हुए कितना उन्हें प्राइसिंग करनी पड़ेगी, और एग्जिट करते हुए उन्हें कितना कुछ पे करना पड़ेगा। तो एग्जिट हमेशा जो है वो टर्म्स देखते हैं कि अगर हम आपका सॉफ्टवेयर छोड़ते हैं तो कोई पेनल्टी तो नहीं हमें पड़ेगी। तो ये चीज़ें जो कि कंपनीज देखती होती हैं। अच्छा, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, जीरा, JMeter हो गया, प्रोमीथियस हो गया, और हमारे पास इधर हैं एनसिबल भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एनसिबल शेफ, एनसिबल से ये पूरा आर्किटेक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो टेराफॉर्म है उसके थ्रू वो खड़ा कर देते हैं, और जो सर्वर्स हैं उनको भी कंट्रोल कर लेते हैं। विद वन कमांड आप सारे सर्वर्स के ऊपर वो कमांड भेजते हैं। ये अच्छा पॉइंट आता है। इधर टेराफॉर्म भी लिख लें। ये टेराफॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, कि आप कोड लिखते हैं और आपके जितने भी ये AWS और GCP अज़ूर है, यहाँ पे वो जाके जब आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे कंप्यूट इंस्टेंसेस खड़ा कर देता है, आपके लोड बैलेंसर खड़े कर देता है ऑटोमेटिकली विदाउट यू गोइंग कि आप जाके उनको प्रोविजन करें एक एक करके। सो इस कोड को अगर आप लें और AWS के ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो AWS के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देता है, और उसकी कॉस्टिंग भी होती है। अगर आप GCP पे करेंगे रन तो वो उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देगा। सो इट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट और वेंडर इंडिपेंडेंट। आपने सिर्फ इसको बताना होता है कि यार ये जो चीज़ें मैं खड़े करने जा रहा हूँ ये मुझे इस वेंडर के ऊपर खड़ी करनी है। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है जो कि मुझे एनसिबल से याद आया, आपने एक अच्छा पॉइंट नोट किया ये, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़, गिटहब के ऊपर तो आप लोगों ने काम किया होगा और गिटलैब पे भी किया होगा। बिट क्या? अच्छा, गिटहब और गिटलैब में क्या फ़र्क है? गिटहब तो ऑनलाइन होती है ना, आप ऑनलाइन ही पुश करते हैं, पुल करते हैं कोड। गिटलैब के अंदर है कि वो आप अपने सर्वर्स के ऊपर भी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, तो कंट्रोल आपके पास होता है अपने पूरे कोड का। आप एक अपना VM लें, वर्चुअल इंस्टेंस लें, उसके ऊपर आप अपना जो काम आप गिटहब पे कर रहे हैं वो आप गिटलैब के ऊपर कर लें। सो यू आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन अ क्लाउड। आप एक अपना सर्वर बनाएं और वहाँ पे आप अपनी सारी टीम को कहेंगे कि तो पुश पुल। ये लिनक्स के ऊपर भी चलता है, बिल्कुल। बल्कि आप इसके ऊपर सर्च कर लें कि इसका क्या विंडोज़ का भी होता है सर्वर। अमूमन जो विंडोज़ के सर्वर होते हैं ना, जब आप यहाँ पे लेते हैं उनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आवली चार्ज होता है उनका $3 से $4 तक जाता है। जो आपके लिनक्स के होते हैं वो आपके 0.5 0.6 तक जाते हैं। तो ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो जो लिनक्स सॉफ्टवेयर है उनको देखते हैं, उससे कस्टमाइजेशन भी आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं।
क्या चीज़? क्लाउड फॉर्मेशन मैंने नाम शायद पहली बार सुना है, क्या होता है? अच्छा अच्छा, मुझे नहीं इसके बारे में मिला। ठीक है, टेराफॉर्म तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है, ये एक जनरल लैंग्वेज होती है यूज़। ठीक है, और उसके तहत आपने कहीं पे भी जाके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है तो आपको वो बार बार जाके एक ही चीज़ अलग से नहीं खड़ी करनी पड़ती कि अगर फर्स्ट करें आपने एक इन्वायरमेंट खड़ा किया जिसके अंदर 100 कंप्यूट इंस्टेंसेस है, ठीक है, 10 आपके लोड बैलेंस है, 4 आपकी डाटाबेसेस हैं, तो अगर आपने इसकी ही कॉपी एक खड़ी करनी है तो आप सिर्फ टेराफॉर्म एज अ कोड को वहाँ पे जाकर रन करेंगे तो वो आपके 100 इंस्टेंसेस 4 DBs उन्हीं सेटिंग्स के साथ जैसे आपका पहले वाला था इन्वायरमेंट वो खड़ा कर देगा। सो आई थिंक शायद क्लाउड फॉर्मेशन भी उसी की कोई चीज़ हो। ये टर्मिनोलॉजीज़ हर एक के अंदर डिफरेंट वो हो सकती हैं कि OCI के अंदर जो VM है उसे कंप्यूट वो बोलते हैं, और जो AWS के अंदर लाइट सेल के नाम से भी हैं, ठीक है, उनको भी कंप्यूट इंस्टेंसेस बोलते हैं। तो टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होती है पर होते वो कंप्यूट इंस्टेंसेस ही हैं, नेम वो और डिफरेंट यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको देख के मुझे याद है आपने पिछली बार सिक्योरिटी के ऊपर आपका काफ़ी था, साइबर हैकिंग के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ना, तो क्योंकि ये फिनटेक कंपनी है इनका साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी काफ़ी एम्फेसिस होता है, ठीक है, और इसको यूजुअली CISO देखा होता है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर देख रहा होता है। इसके अंदर आपके फिर बहुत सारे हैं, आपका सेंटिनल-1 है, इसका नाम किसी ने सुना? सेंटिनल-1 का आपने सुना? अच्छा, ये एक बड़ा ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो कि आपके लैपटॉप्स के ऊपर एज एन एजेंट होता है इंस्टॉल, और जो भी आपके लैपटॉप से डाटा बाहर या अंदर जा रहा होता है सारा ये नोट कर रहा होता है, और जौन से आप स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं उसको भी ये नोट कर रहा होता है, जौन से आप ईमेल भेज रहे होते हैं उसको भी नोट कर रहा होता है, और इवन कि आपके लैपटॉप को ये ब्लॉक भी कर सकता है। तो अमूमन जो कंपनीज लैपटॉप देती हैं जो कि हाईली रेगुलेटेड जो इंडस्ट्रीज होते हैं जैसे फिनटेक होती है जहाँ पे लोगों का डाटा पड़ा होता है, उनके अकाउंट्स की डिटेल पड़ी होती हैं, तो वो कंपनीज ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देती हैं आपके लैपटॉप के ऊपर, एंड दे हैव फुल कंट्रोल के आपका जो डाटा बाहर या अंदर जा रहा है, दे नो के व्हाट आर यू सेंडिंग एंड व्हाट आर यू गेटिंग। तो ये साइबर सिक्योरिटी के अंडर आता है। फिर एक स्प्लंक एक है, ये भी एक साइबर सिक्योरिटी का एक सॉफ्टवेयर है। इसका काम ये होता है कि जितने भी आपके इन्वायरमेंट के अंदर डाटा अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है ना, ये उसको मॉनिटर करता रहता है, उसे देखता रहता है कि कोई वल्नरेबिलिटीज़ तो नहीं आ रही, ठीक है, जहाँ पे आती हैं वो उसको फ़ौरन आपको रिपोर्ट कर देता है। तो इसके मद्दे मुकाबिल IBM का एक है QRadar के नाम से, फिर एक लॉगरिथम के नाम से भी है। इनके ऊपर भी जिनका साइबर सिक्योरिटी के अंदर इंटरेस्ट है तो वो इस चीज़ को भी देख सकते हैं। फिर हर क्लाउड वेंडर का एक क्लाउड गार्ड होता है जो कि मॉनिटर ही कर रहा होता है कि आपका डाटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है। फिर आपका एक IAM होता है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इसके बारे में नाम सुना किसी ने? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो मकसद क्या होता है? ठीक है, इसका यूज़र तो बनता है सिक्योरिटी का। हाँ, ये बिल्कुल अनऑथराइज एक्सेस जो है ना, कि किस यूज़र को कितना एक्सेस देना कि वो किस चीज़ को जाके चेंज कर सके, तो वो IAM से कंट्रोल होता है, ठीक है। अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी का नाम सुना आप लोगों ने? एक्टिव डायरेक्टरी AD। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक होता है, ये सिंगल साइन ऑन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सिंगल साइन ऑन क्या होती है? SSO का भी आप ये सर्च करें, ये सारे नाम आप काइंडली नोट किए जाएँ, ये आपको आगे बहुत हेल्प करेंगे। ये वो चीज़ें जो कि एक्चुअली इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ हो रही हैं, आप बेशक इसकी बाद में पिक्चर भी ले लें। तो सिंगल साइन ऑन ये होता है कि आप एक साइन इन करते हैं और आपकी उस VPN के अंदर या उस नेटवर्क के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है आप उनको उसी सिंगल साइन ऑन से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्टिव डायरेक्टरी भी ये एक माइक्रोसॉफ्ट का होता है। अच्छा, ये हमारा हो गया इसका। अब क्योंकि हम एक फिनटेक के अंदर हैं तो फिनटेक के अंदर
दो चार और भी डिपार्टमेंट्स हमारे आते हैं। इसके अंदर एक हमारा हो गया फ्रॉड का हो गया कि कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ तो नहीं चल रही। इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है क्लैरिफाई के नाम से, ये वाइडली इम्प्लीमेंट होता है। फिर हमारे पास एक कंप्लाइंस का भी डिपार्टमेंट होता है। कंप्लाइंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कंप्लाइंस के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है AML लॉक। ये AML से बनता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हो जिससे मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मिलते हो तो ये वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेता है। फिर रिस्क का भी एक डिपार्टमेंट होता है, रिस्क मिटिगेशन का, कि कैसे हमने रिस्क जो है उसको अवॉइड करना। ठीक है, इनके कोई अपने सॉफ्टवेयर होते होंगे। अच्छा, सही से अच्छा, यहाँ पे जो है ना हमारा एक एक्सटर्नल पार्टनर्स होते हैं, और ठीक है, ये आपके पार्टनर्स होते हैं एप्लीकेशन के अंदर, जिनके तहत आप अपना कोई बिजनेस यूज़ केस जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि आई डोंट नो इजी पैसा का है कि नहीं, शायद आपको कार्ड भी देते हों, वो देते होंगे। तो उसको अगर आप तक पहुंचाना है तो TCS एक और वेंडर हो गया आपका, ठीक है, और तो ये आपके पार्टनर्स हो गए। ठीक है, आपके हर फिनटेक ऐप के पीछे कोई कस्टोडियन बैंक होता है, ठीक है, जहाँ पे आपके एक्चुअल जो पैसे हैं वो स्टोर होते हैं। ठीक है, ये भी एक फिनटेक का एक आप कह लें कि एक पैराडॉक्स है कि फिनटेक ऐप के पीछे भी कोई कस्टोडियन बैंक होता है जिसके तहत सारी ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या हो सकती है यहाँ पे पार्टनरशिप, किस किस्म की हो सकती हैं? कार्ड्स पे कुछ कंपनीज पे डिस्काउंट्स तो मिलते हैं, उनसे पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, हो गया। प्रोमोस के लिए ठीक है, प्रोमोस के लिए कोई किसी मार्केटिंग एजेंसी के साथ आपने किए होंगे। ठीक है, प्रोमोस के लिए हो गया। अच्छा, कुछ कंपनीज होती हैं वो जिस तरह मिडिल ईस्ट की कुछ ऐप्स हैं जिनके ऊपर मैंने भी काम किया। उनका ये होता है कि आप वहाँ से बैठे बैठे अपने होम कंट्री के अंदर किसी भी मोबाइल ऐप के ऊपर टॉप अप कर लें। ठीक है, तो उसके लिए आप कुछ वेंडर्स होते हैं जो कि आपको सर्विसेज देते होते हैं। तो DT1 एक ऐसा वेंडर है जो कि अगर आप उसके साथ अपनी APIs इंटीग्रेट कर लें, तो अगर आप कहीं किसी और मुल्क के अंदर बैठे हैं और पाकिस्तान के अंदर आपने यूफोन के अंदर टॉपअप करना है, तो बजाय कि वो ये सारा जो सिस्टम है ये ख़ुद से बनाए, तो किसी और की भी सर्विसेज यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने ऐप के ऊपर कुछ किया और API कॉल की DT1 के ऊपर, उसने कहा ठीक है मैंने उस कंट्री के ऊपर कर दिया और आपकी ऐप के अंदर उसका जवाब आ गया वापस। तो इसी तरह बेशुमार जो है हमारी यहाँ पे हो सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपकी बिजनेस टीम ने क्या आइडेंटिफाई किया है, किसके साथ पार्टनरशिप करना चाहिए जिसकी वजह से उनका डेवलपमेंट का साइकिल थोड़ा कम हो जाए या उनको कोई कॉम्पिटिटिव एज मिल जाए। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे एक भूलें कि मार्केटिंग का भी एक आपका डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, जो कि आपकी एप्लीकेशन की मार्केटिंग कर रहा होता है। इसके अंदर भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। एक ओरेकल एलेक्वा के नाम से है। ये आपका कस्टमर जर्नी बताता है कि आपकी एप्लीकेशन में कोई कस्टमर आया, कहाँ तक वो गया, तो फिर उसने वापसी कर ली। तो ये आपको मार्केटिंग का डाटा मिल गया कि आपने किस तहत से आप अपनी कैंपेन रन करनी है। आपने देखा होगा कोई एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं, उसके प्राइसिंग के पेज पे जाते हैं, थोड़ा बहुत साइनअप का फॉर्म फिल करते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं, तो आप देते हैं आपको ईमेल आई होती है वो किसी डेविड की तरफ से कि यार आप आए थे, आप क्यों नहीं आए थे। उनके पीछे ये सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं जो कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार ये बंदा क्यों नहीं आया। ऐपफ्लायर एक और है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, कंपटीशन क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, और कैसे आप उस ट्रेंड के अंदर कहाँ पे स्टैंड करें। data.ai है, ठीक हो गया। इसके अलावा कोई मार्केटिंग का, कोई डिजिटल मार्केटिंग के थे एक भाई आप थे, यहाँ
कोई और मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर जो आपके माइंड में आ रहा हो? अच्छा, फिर इनका एक लीगल का भी डिपार्टमेंट होता है जो कि लीगल को देख रहा होता है। ये अमूमन जो मायरो है, इसका नाम सुना आपने? ये आपको एक डायग्राम बनाने के लिए काफ़ी हेल्प करता है, आपके स्विम लेन्स, आपकी फ्लो डायग्राम्स को बनाने के अंदर। नेक्सिस एक सॉफ्टवेयर है जो कि ये अमूमन लीगल टीम यूज़ कर रही होती है, और जिसके अंदर आपको जो मोस्ट अप टू डेटेड और लीगल केसेस हैं उसके बारे में अपडेट करते रहते हैं वो। अच्छा, अब जब आप किसी कंपनी के अंदर एंटर होते हैं तो सारे लोग उधर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और अभी बीइंग अ फ्रेश ग्रेजुएट, अब आप इस बिगर पिक्चर के अंदर देखें कि वेयर आर यू स्टैंडिंग। हम अमूमन स्टैंड कर रहे होते हैं इधर, कमांड के ऊपर काम कर रहे होते हैं। कुछ जो हैं वो फ्लटर के ऊपर काम कर रहे होंगे, ठीक है। अभी अमूमन आजकल जो डिग्री प्रोग्राम जा रहे हैं, आई थिंक उसके अंदर मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन कौन से एरियाज़ कवर कर रहे हैं, पर अमूमन जो ग्रेजुएट आते हैं वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होते हैं। कोई और किसी और चीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो बताएं। नहीं, तो ज़्यादातर आपका प्रोग्रामिंग के ऊपर चल रहा होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक आइडिया लें, थोड़ी एक बिगर पिक्चर के ऊपर जाएं कि सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट ये होता है कि इस पूरे आर्किटेक्चर के अंदर कहीं पे भी कोई डिपार्टमेंट कहता है कि यार मुझे कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो टेक्नोलॉजी उसको वेट करती है, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि स्टैंड अलोन होते हैं, ठीक है। आपका यूज़र नेम पासवर्ड होता है, आप उसको एक्सेस कर लेते हैं। जैसा एग्जांपल है आप सेल्सफोर्स की ले रहे हैं, ठीक है ना, ये ऑन क्लाउड है, ठीक है। आपको यूज़र नेम पासवर्ड दे देते हैं, आप उसको यूज़ कर लेते हैं। स्प्लंक क्या है? ये आपके सर्वर्स के ऊपर डिप्लॉय होता है, ठीक है। आपको अपने AWS और GCP OCI के ऊपर करना पड़ता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी टीम फिर से वो हो जाती है इन्वॉल्व। इवन के जो एमलॉक हो गया, जो फ्रॉड के सॉफ्टवेयर हो गया, उसको भी ये लोग वेट करते हैं, क्योंकि हो सकता है इसकी डिप्लॉयमेंट ऑन प्रेमिसेस हो या ऑन क्लाउड हो, तो उसके बारे में उन्होंने वेट करना होता है। तो अब आप लोग देखें कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। आप अगर मार्केटिंग के अंदर हैं तो आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे कि मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं। कुछों की कस्टमाइजेशन होती है, ठीक है, कुछ आप स्क्रैच से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो फ़ायदा इसका ये है कि आपको एक बिगर पिक्चर का पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो आपने PMO की बात की थी कि टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर आप कहाँ पे अभी हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ इसको देख रहे होंगे और गो कि आपका इंटरेक्शन सबके साथ होगा, बट इट्स नॉट टेक्निकल, ठीक है। आप सिर्फ जीरा के ऊपर कोई अपडेट ले रहे होंगे। तो अगर तो आप सोल्यूशन आर्किटेक्चर के ऊपर जाते हैं, सो दिस इज़ द पॉइंट कि आपका ये पूरा स्कोप आपके माइंड के अंदर आ गया और आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो सोल्यूशन आर्किटेक्चर इज़ मोर अप्रोप्रिएट इन योर केस, बजाय कि आप टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर जाएँ। तो वो जो हमने बात की थी कि आपका जो स्किल सेट होता है और जो कंपनी कर रही होती है उसके बीच में जो गैप होता है वो कैसे कम होता है, ये पूरा काम कंपनी कर रही है, ठीक है ना। अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं ना, तो आपकी जो वैल्यू है ना, वो अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएं तो ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। जो सॉल्यूशन आर्किटेक्चर है वो सब चीज़ों को देख रहा होता है। तो वो चीज़ होती है वो कि जब वो पूरा कंपनी जो काम कर रही है उसके मुताबिक अलाइन होता है। तो आप लोग देखें कि इस चीज़ के नाम कहाँ पे फिट होते हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आप ट्रेंड्स क्या वो कर रहे हैं फॉलो, उसके मुताबिक आप, ये तो हमने एक फिनटेक की लिया एग्जांपल, उसके मुताबिक आप कोई भी कंपनी में जाएं तो उसका आप देख सकते हैं कि यार कहाँ पे क्या डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है एंड विच वन इंटरेस्ट यू, ठीक है। और फिर उसके अंदर आप एक्सेल करें। अमूमन होता है कि 10 साल बैठे हम लोग एक ही काम करते रहते हैं, कहते हैं यार कंपनी जो है वो हमें उठा नहीं रही, क्योंकि आपकी वैल्यू अभी उतनी ही है क्योंकि जितना आप काम करें पूरी कंपनी के लिए। सो टू मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल, आपको जितना नॉलेज होगा इन सब चीज़ों का तो आप उनको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और आपकी वैल्यू भी उसके अंदर इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अब इन सारों के बीच में और डाटा एक्सचेंज हो रहा है और यहाँ से API कॉल पाई जा रही हैं, इधर से अंदर आ रही हैं, आपके AWS के ऊपर जा रही हैं।
अभी आप इतना ही कर लें अंडरस्टैंड कि ओवरऑल आर्किटेक्चर के अंदर वेयर डू वी स्टैंड। यहाँ तक कोई सवाल किसी का? अच्छा, नेक्स्ट जो है ना, हम इसमें से एक जो एप्लीकेशन है ना उसको हम बाइसेक्ट करते हैं, देते हैं कि ये एप्लीकेशन जो क्लाउड है उसके ऊपर कहाँ पे स्टैंड करती है। क्लाउड आर्किटेक्चर का नाम होगा उसमें। ये जिन्होंने कोई सर्टिफिकेशन की होगी AWS की या GCP की या Azure की या OCI की, उनको वो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो वन बाय वन इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारा कोई एक वो यूज़र होता है, तो ठीक है, जो कि मोबाइल का होता है यूज़र या कोई ऐप का होता है यूज़र। हमारे पास पब्लिक इंटरनेट होता है और जिसके थ्रू सारी हमारी वो राउटिंग चल रही होती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये आप कह लें कि ये पूरा जो है ना आपका जिसको हम नाम देते हैं, आप फर्स्ट कह रहे हैं OCI है या ओरेकल का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा, उससे पहले आप लोगों को जो रीजन्स है उसका कंसेप्ट पता है? रीजन्स क्या होती हैं, अवेलेबिलिटी डोमेन्स क्या होती हैं, फॉल्ट डोमेन्स क्या होती हैं? ये हर जो क्लाउड वेंडर है वो उसके ऊपर फॉलो कर रहा होता है। उसको मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जितने भी आपके क्लाउड वेंडर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, इनके डाटा सेंटर्स दुनिया के अंदर फैले होते हैं, ठीक है ना। जिस तरह ओरेकल अगर फर्ज करें, उसके कोई 30-35 और डाटा सेंटर हैं। कुछ अमेरिका में होंगे, पाकिस्तान में कोई नहीं है, UAE के अंदर होंगे, सऊदीया के अंदर होंगे। तो ये उनके रीजन्स हैं जहाँ पे उनके डाटा सेंटर होते हैं। ये रीजन्स कैसे चूज़ करते हैं हम लोग, उसके 2-3 पॉइंट्स होते हैं। एक तो ये कि जहाँ पे आपका कस्टमर बेस ज़्यादा है तो उसके करीब तरीन अगर कोई रीजन हो तो लेटेंसी जो आपकी लो होगी, आपकी कॉल जो है वो जल्दी से जाएंगी। दूसरे ये होता है कि हर रीजन की अपनी कंप्लाइंस होती है, अपनी उसकी रेगुलेटरी जो होती है गवर्नमेंट की कंडीशंस वो होती हैं फॉलो। अगर आप कहीं अमेरिका के अंदर कोई फिनटेक की कंपनी यूज़ कर रहे हैं तो आपको अमेरिका का डाटा सेंटर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस गवर्नमेंट के मुताबिक चल रहा होता है, ठीक है। और क्या चीज़ हो सकती है? और ये हो सकती है कि कुछ रीजन्स के अंदर कुछ टेक्नोलॉजी ज़्यादा जोर पकड़ी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ सर्विसेज वो एडिशनल ऐड कर देते हैं कि शायद अभी जो रीजन पाकिस्तान में या सऊदीया के अंदर हो तो शायद LLM का उन्होंने फीचर ना डाला हो, पर अमेरिका के अंदर क्योंकि ये चीज़ जोर पकड़ी तो वहाँ पे वो उस रीजन के अंदर वो फीचर पहले कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है रीजन, जो कि हमारा हो गया कि फ़र्ज़ करें कि USA के रीजन के अंदर इनके और डाटा सेंटर है। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कि एक रीजन आ गया हमारे पास। अब उसके अंदर अवेलेबिलिटी डोमेन्स का एक कॉन्सेप्ट होता है। अवेलेबिलिटी डोमेन्स ये होती हैं कि आपके एक ही रीजन के अंदर एक से ज़्यादा डाटा सेंटर्स होते हैं, ठीक है। उसकी क्या वजह होती है? उसका ये मेन मकसद होता है कि अगर तो एक डाटा सेंटर आपका बैठ जाए, ठीक है, तो दूसरा डाटा सेंटर अफेक्ट ना हो, ठीक है। उन दोनों डाटा सेंटर्स की जो पावर सप्लाई होती है, जो कूलिंग होता है और जो उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो फिज़िकली उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो आइसोलेटेड होता है, ठीक है। तो अमूमन जो बैंकिंग की कंपनीज होती हैं वो ऐसा रीजन देखते हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी डोमेन ज़्यादा है, मतलब कि डाटा सेंटर उनके ज़्यादा हैं। अगर खुदा ना ऐसा एक बैठ गया तो वो दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, पर उसके ऊपर भी उनका पूरा वही एप्लीकेशन सेम एज उधर रन हो रहे हैं। रेप्लिकाज होते हैं डिफरेंट, जो कि बिल्कुल सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो। अच्छा, फिर इसके अंदर हमने कह दिया कि ओके ADs होते हैं, AD1 हो गया, AD2 हो गया, ये अवेलेबिलिटी डोमेन्स होगी। अच्छा, अब हर अवेलेबिलिटी डोमेन के अंदर जो है ना फॉल्ट डोमेन्स होती हैं, ठीक है। ये उन्होंने फर्दर एक किया कि आपका VM जिस सर्वर या रैक के अंदर पड़ा हुआ है, अगर वो फेल होता है तो उसी अवेलेबिलिटी डोमेन के अंदर, उसी डाटा सेंटर के अंदर एक और भी फॉल्ट डोमेन हो, ठीक है, जिसके अंदर आप उसको शिफ्ट कर जाएँ, ठीक है। इसकी पावर सप्लाई जो होती है वो एक से होती है, इसकी पावर सप्लाई डिफरेंट से होती है। तो अगर ये आपका पावर सप्लाई बंद होती है तो आप FT2 के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये अगेन एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को बचाने के लिए और वो लोग वही काम करते हैं। तो एक हमारा रीजन होता है, उसके अंदर हमारा अवेलेबिलिटी डोमेन्स होते हैं और उसके अंदर फिर हमारी फॉल्ट डोमेन्स होती हैं। तो ये आपका एक आप कह लें कि टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल, जो कि आप देखते होंगे उनके SLAs होते होंगे, सर्विस लेवल एग्रीमेंट,
कि 99.99999% तक हमारा जो है वो सर्वर्स अवेलेबल होते हैं। उसके पीछे साइंस ये होती है कि उन्होंने इतने सारी जो है वो आर्किटेक्चर ऐसा डिज़ाइन किया होता है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो। अच्छा, अच्छा यहाँ पे फिर ये हमारा OCI है, ठीक है। आप कह लेंगे यहाँ पे हमारा एक लोड और बैलेंसर है, और जहाँ से आपकी रिक्वेस्ट और फॉरवर्ड हो रही है। लोड बैलेंसर का क्या काम है? ये सारे क्लाउड वेंडर्स के अंदर होता है। लोड बैलेंसिंग का काम यही है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं और किसी एक सिस्टम पे ही ज़्यादा लोड ना चला जाए, लोड को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि एक सिस्टम डाउन ना हो जिसमें सारा लोड है, और दूसरा सिस्टम जो कि अवेलेबल है और उस पर कोई लोड ही नहीं है जो कि ज़्यादा लोड ले सकता है, और डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो सारे इक्वली काम कर सकते हैं। ठीक है, वैसा ही है। ये माइक्रो सर्विसेज और मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के बारे में पता है किसी को? माइक्रो सर्विसेज और मोनोलिथिक एप्लीकेशन, अच्छा, इसके बारे में भी सर्च कीजिएगा। मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज ये भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को बचाती हैं कि आप एप्लीकेशन को जो है वो डिफरेंट चंक्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, ताकि अगर एक चंक फेल हो तो आपकी बाकी का एप्लीकेशन का जो पार्ट है वो चलता रहे, ठीक है। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होती इधर। अच्छा, इसके बाद हमारे आ जाते हैं Nginx का आ जाता है सर्वर, ठीक है। फिर हमारे कुछ VMs आ जाते हैं, VM1 VM2, ठीक है, जहाँ पे आपकी फ्रंट एंड भी होती है एंड माइक्रो सर्विसेज भी होती हैं। ओके, फ़र्ज़ करें कि अगर हम फिनटेक की एग्जांपल ले लें, तो हो सकता है कि साइन इन का जो प्रोसेस है और जो साइन अप का जो प्रोसेस है वो शायद एक माइक्रो सर्विसेज के ऊपर रन हो रहा हो, ठीक है। तो अगर साइन अप का प्रोसेस हमारा बैठ जाता है तो साइन इन जो लोग कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन को पहले से यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर सकेंगे टिल द टाइम आप इस चीज़ को फिक्स कर लें, ठीक है। तो अगर साइन अप की हमारे पास रिक्वेस्ट आती है तो Nginx को पता है कि इसने किस सर्वर को आगे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे सर्वर होते हैं, दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन योर आर्किटेक्चर कि आप लोगों ने क्या क्या डिज़ाइन किया, आपकी एप्लीकेशन के अंदर कितने फीचर्स हैं और आप उनको कैसे डिप्लॉय कर रहे हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है हर क्लाउड वेंडर के अंदर कि आपका एक के सबनेट्स होते हैं, ठीक है। ये पब्लिक सबनेट है। पब्लिक का मतलब यह है कि इसको आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी आपने ऑब्जेक्ट रखा होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी डेटाबेस भी हो सकती है, आपका कंप्यूटर इंस्टेंस भी हो सकता है, आपका लोड बैलेंसर भी हो सकता है। उसको आप अगर पब्लिक सबनेट के अंदर रखेंगे तो कोई भी इंटरनेट के थ्रू अगर इसको एक्सेस करता है तो वो इसको थ्रू कर देगा। अच्छा, यहाँ पे भी एक हमारे चेक्स होते हैं। हमारी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल होती है, हमारा DDoS अटैक्स को जो है कम करने के लिए भी होता है। हमारा DNS की भी होती है सेटिंग इधर। DDoS अटैक्स के बारे में पता है? साइबर सिक्योरिटी वाले कोई बताएं। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, बिल्कुल सही है। तो उसको भी यहाँ पे हम लोग हैंडल कर रहे होते हैं कि अगर एक ही सर्वर से आपकी इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं तो आप उसको ब्लॉक कर दें ताकि आपका सर्वर चोक ना कर जाए, ठीक है। तो पब्लिक सबनेट के अंदर जो भी चीज़ आप रखेंगे दैट वुड बी एक्सेसिबल टू द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से हम लोग कोई भी चीज़ रखते हैं। फिर आपका एक प्राइवेट सबनेट होता है, ये आप हमेशा प्राइवेट सबनेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो भी चीज़ आती है ना वो हमारी इंटरनेट के थ्रू एक्सेस नहीं हो सकती, वो आपके सिर्फ पब्लिक सबनेट से इधर एक्सेस आप लोग कर सकते हैं। और फॉर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी एक इंटरनेट गेटवे होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपकी, जो भी कॉल आपकी बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से आ रही होती है वो इंटरनेट गेटवे के थ्रू एक्सेस होती है। और वहाँ पे हमने चेक्स लगाए होते हैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के, DNS के सेटिंग्स के और DDoS अटैक को प्रिवेंट करने के लिए। अच्छा, फिर हमारे पास एक और होती है जो कि हमारा डेटाबेसेस होते हैं, वो हमारे इधर पड़े होते हैं, ठीक है। इनको भी आप कह लें कि ये भी एक प्राइवेट सबनेट के अंदर पड़े होते हैं। अच्छा, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही होती है ना, उधर हम सिक्योरिटी चेक्स हम लोग लगाते हैं, उनको सिक्योरिटी लिस्ट भी बोलते हैं।
ठीक है, कि जो ये प्राइवेट सबनेट है ये कहाँ से कॉल आने को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, वो चेक्स हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह कौन सा जो डेटाबेस का जो हमारा सबनेट है उसको कौन एक्सेस कर सकता है, उस पर भी हम सिक्योरिटी लिस्ट वो लगाते हैं कि हम कहते हैं कि यार हमारा सिर्फ जो डाटा यहाँ से आ रहा है ना हमारा एप्लीकेशन से, उसको सिर्फ डेटाबेस तक आने दो, ठीक है, और बाहर से कोई भी एक्सेस हम इसको नहीं देते। यहाँ तक कोई क्वेश्चन कि ये हमने कैसे किया या क्लाउड के बारे में। और लास्ट टाइम मैंने पूछा था आप में से किसी ने कोई सर्टिफिकेशन की हुई है, तो AWS के ऊपर था, आपने शायद की हुई थी। अच्छा अच्छा, और कौन सी की है आपने? तो उसके डिफरेंट बैचेस थे, वो हमारे टीचर ने करवाए थे कंसोल के ऊपर, स्टूडेंट कैंपस नाम शायद इस तरीके का। अच्छा, नहीं इसकी होती है ना कि एसोसिएट होती है, बिगनर्स होती है, फंडामेंटल्स होती हैं। बिगिनर वाली। अच्छा, फंडामेंटल्स वाली की थी, ठीक। और किसी ने? अच्छा, ये OCI जो है ना, इसकी आप देखें इनकी काफ़ी सारी सर्टिफिकेशन जो है वो अवेलेबल है ऑनलाइन और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उससे आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे हो जाएंगे इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब जो हमने फॉल्ट डोमेन की बात की थी कि हो सकता है कि ये सब कुछ हमारा एक अवेलेबिलिटी डोमेन के अंदर पड़ा हो, ठीक है। ये जो हमारे सर्वर्स पड़े हुए हैं और ये शायद आप इसको ऐसे कर लें, और ये हमारा FD1 के अंदर पड़ा हुआ है, फॉल्ट डोमेन 1 के अंदर। फिर यहाँ पे हमने एक और भी लोड बैलेंसर रखा होता है FD2 के अंदर, ताकि अगर FD1 वाला कोई फॉल्ट आती है तो ये स्विच कर जाता है नेक्स्ट लोड बैलेंसर के ऊपर। और यहाँ पे भी हमारे पास एक सर्वर मौजूद है। सो डैट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपके बिज़नेस के SLAs क्या हैं और आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस तरह का आर्किटेक्चर आप जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये जो हमने एक क्लाउड आर्किटेक्चर बनाया है दिस इज़ फॉर वन एप्लीकेशन, और जो हमने अभी पिछले स्टेप के अंदर देखा था एक पूरा सोल्यूशन आर्किटेक्चर देखा था, उधर कितनी सारी एप्लीकेशन रन हो रही हैं। तो आइडिया लगाएं कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क और एक्सटेंसिव डिप्लॉयमेंट चल रही होती हैं फॉर मल्टीपल एप्लीकेशंस, और उसका जो होलिस्टिक व्यू है वो एक सोल्यूशन आर्किटेक्चर को पता होता है। तो अगर आप सिर्फ मर्न के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप शायद आपका कोड लेके यहाँ पे डिप्लॉय वो हो जाएगा, ठीक है। बस इधर तक आपकी कहानी है। सो ट्राई टू एक्सपैंड इनटू अदर फील्ड्स एज वेल। और सोल्यूशन आर्किटेक्चर जो है ना दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट दीज डेज, क्योंकि आजकल लो कोड नो कोड भी आ गया, ठीक है ना। AI आपको काफ़ी सारा कोड जो है वो जनरेट करके दे देता है। तो नाउ इसके मुख्तलिफ सिस्टम को इंटीग्रेट कैसे करना है और कैसे इंफॉर्मेशन का फ्लो जा रहा है, दैट इज़ अ गुड थिंग टू स्टार्ट विद। तो सोल्यूशन आर्किटेक्चर इसको आप सर्च भी करें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपका जो डोमेन है वो काफ़ी एक्सपैंड वो हो जाएगा और आपकी जो वैल्यू है किसी भी कंपनी के अंदर वो बढ़ जाएगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? DR साइट का पता है किसी को क्या होता है? DR साइट डिज़ास्टर रिकवरी साइट, क्या काम होता है इसका? है हाँ, नाम से ही आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए। कोई ऐसी कोई साइट है जो इंटरनेट डेटाबेस उड़ा देते हैं पूरा उसको रिकवर करते हैं। हाँ अच्छा चलें ठीक है, वो बैकअप्स भी हो जाते हैं। अब वो बैकअप्स होते हैं, ठीक है ना। बैकअप्स ये होते हैं कि आपका ये सर्वर है, ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे एक कमांड देते हैं कि यार इस सर्वर को रोज़ इतने बजे बैकअप कर दो, तो उसकी कॉपी हम जो है वो बना के रखी जाता है। सेम गोज़ फॉर डेटाबेस, ठीक है। तो ये बैकअप हो गया। फिर एक होता है DR होता है डिज़ास्टर रिकवरी। उसके ना ये होता है कि जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं जैसे गवर्नमेंट की हो गई हैं, आपके बैंक की हो गया, वो एक ऐसा ही आर्किटेक्चर कहीं और किसी और रीजन किसी और अवेलेबिलिटी डोमेन के अंदर बना के रखती हैं, ठीक है। कि अगर इन केस ये डाटा सेंटर तबाह भी हो जाए ना तो वो उसको शिफ्ट कर देंगे उधर, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपली बताऊं कि ये हमारे पास एक कहीं दूर कोई और डाटा सेंटर पड़ा है जो कि बिल्कुल इसकी कॉपी है, ठीक है ना। उसका ये होता है कि डाटा जो है और डाटा बेस से सिंक इधर हो रहा होता है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें ये इधर हो रही होती हैं। सो वंस दिस गोज़ आउट तो आप जो है वो DR के ऊपर वो शिफ्ट कर देते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ कंपनीज जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन करती रहती हैं
ताकि उनकी 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 जो उनकी रेडीनेस है वो और जानी जा सके। या आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री भी करती रहती हैं, आपका PTCL भी करता रहता है, आपके बैंकिंग भी करते रहते हैं, ताकि आप क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो वेट कर सकें कि यार इन केस देयर इज़ अ फेलियर वी हैव समथिंग टू शिफ्ट टू। तो DR के ऊपर हम इसी की कॉपी जो है वो उधर मैनेज कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, इज़ा हमारा इफ्तिखार साहब से अभी एक सेशन हमने करना है। अभी हमारे पास कितना टाइम है? आधा घंटा, ठीक है। मैं बुलवा लेती हूँ और इनके साथ मैं एक सेशन कर लूँ, इनको एक चीज़ मैं समझा दूँ। मैं अभी इन्फॉर्म कर देती हूँ। हाँ, इन्फॉर्म कर दें। डॉक्यूमेंट आप अपने पास रख लें। मेरा ख्याल उन्होंने आपको भेज भी दिया होगा। ये उस सही है। रिलेटेड जो भी आप लोगों ने काम करने का उन्हें बुलवा लें। आप बस हमारा ये 10 मिनट का एक हम कर लेते हैं, एक पार्ट हमारा रह गया क्योंकि उससे मुतालिक ही इनको कुछ चीज़ें बतानी है। ठीक है, और मैं बुलवा लेती हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, जहाँ तक कोई क्वेश्चन, ये आपको मिल जाएगा हर जगह से, आप कोई भी आर्किटेक्चर देख लें। OCI का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी एक्सेसिबल है और उन्होंने अपने आर्किटेक्चर दिए हुए हैं कि मोबाइल आर्किटेक्चर के लिए आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं, API इंटीग्रेशन के लिए कौन सा यूज़ कर सकते हैं, तो आप वहाँ से भी इनका देख सकते हैं। अच्छा, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है जिसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा मैं एक बर्ड्स आई व्यू दे देता हूँ। कंसल्टेंसी क्या होती है? कोई आइडिया बताएं जी। अगेन सारी चीज़ें जो हैं वो वर्ड के लफ्ज़ी मायनों से ही पता चल जाती हैं। कंसल्टेंसी क्या होती है? बीइंग अ टेक्निकल पर्सन। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है। और सर कोई पार्टिकुलर टीम है, जैसे टेक्नोलॉजी टीम है, उसमें डेवलपमेंट टीम के साथ कंसल्ट करना है कि हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है। सही है, क्योंकि आप लोग किसी ना किसी फील्ड के अंदर आप लोग इंशाल्लाह एक्सपर्ट बनेंगे और जब स्टार्टिंग में आप जाएंगे तो आप कोई प्रोग्रामिंग की होगी, कोई आर्किटेक्चर का होगा, कोई साइबर सिक्योरिटी का होगा, तो आप लोग एज अ कंसल्टेंट माने जाएंगे अपनी फील्ड के अंदर, ठीक है। जो भी कंपनी के साथ आपका इंटरेक्शन होता है या किसी भी कस्टमर के साथ होता है, तो कंसल्टेंसी का मकसद ये होता है कि आप क्योंकि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं तो आप उनके पेन पॉइंट्स को नोट करके कोई अपनी उसका कोई बताएं कि क्या हल इसका हम वो दे सकते हैं आपको। तो कंसल्टेंसी के अंदर कुछ असूल होते हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा उसका बताता हूँ कि हमेशा टीम्स के अंदर काम होता है। ये आपकी शायद जो हमने अभी एक आर्किटेक्चर देखा था एक फिनटेक कंपनी का, हो सकता है वो आपकी इंटरनल टीम्स ही हों सारी, ठीक है ना, और आप सारे एक दूसरे से कंसल्ट कर रहे हो। मार्केटिंग का अपना कंसल्टेंट होगा, टेक्नोलॉजी का अपना होगा, तो वो आपस के अंदर कर रहे होंगे। या आपकी इंटरेक्शन होते है किसी कस्टमर के साथ, ठीक है, कोई टेलीकॉम कंपनी है और आप एक सॉफ्टवेयर वेंडर हैं, तो आप उनकी पेन पॉइंट जो है उनको नोट कर रहे होंगे। तो हमेशा जब भी कोई टीम फॉर्म होती है ना, वो 4 फेजेस के अंदर से वो गुजरती है। सबसे पहले होता है हमारा फॉर्मिंग, कि टीम फॉर्म कर रहे होते हैं कि किस जगह कौन सा बंदा आएगा, टेक्निकली किस को कौन देखेगा, BA को और कौन देखेगा। तो टीम फॉर्मिंग का काम हमारा इधर हो रहा होता है। उसके बाद जो स्टेज है वो बड़ी ख़तरनाक होती है, वो स्टॉर्मिंग का हो रहा होता है। इधर सारे आपस में ना लड़ रहे होते हैं कि किसका काम क्या है। कॉन्फ्लिक्ट्स जो आते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, ये उसका काम था, ये मेरा काम था। ये काफ़ी ख़तरनाक स्टेज होती है, ठीक है। फिर जब इस स्टेज से भी टीम बाहर निकल आती है तो फिर वो नॉर्मलसी की तरफ जाती है, ठीक है। अंडरस्टैंड कर जाते कि यार इस बंदे को ना मैंने इस टाइम छेड़ना है, उसके अलावा छेड़ा तो वो तो मसला हो जाएगा, ठीक है। फलानी इन्फॉर्मेशन जो है मुझे उस बंदे से मिल जाएगी। तो ये वो स्टेज होती है कि सब जो है वो नॉर्मल एक फेज़ के ऊपर आ जाते हैं और अपने कामों के ऊपर फोकस करना शुरू वो हो जाते हैं। लास्ट स्टेज हमारी होती परफॉर्मिंग की। इसके ना ये होता है कि एवरीवन नोज़ कि यार क्या चीज़ कहाँ पे पड़ी है, किसका क्या टास्क है, और जो ओवरऑल गोल्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं कंपनी के, वो सारों के माइंड के अंदर आ जाता है और एक विजन के तहत सारी टीम काम कर रही होती है। और यहाँ तक काफ़ी कम टीमें ही पहुँचती हैं,
पर अमूमन जो 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 मैनेजमेंट होती है उसका काम ये होता है कि जो ये फॉर्मिंग से परफॉर्मिंग का जो और रास्ता है ना, इसको क्विकेस्ट और पॉसिबल वे के अंदर अचीव किया जाए। तो जब भी आप किसी कंपनी के अंदर जाएं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो टीम अभी किसके अंदर है। तो ट्राई टू एडजस्ट योर सेल्फ कि किस फेज़ के अंदर मैंने कैसा बिहेव करना है, ठीक है। तो स्टॉर्मिंग का एक फ़ेज़ काफ़ी अहम होता है, उसके बाद जो टीम है वो नॉर्मल सी की तरफ आ जाती है और परफॉर्म करना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये इफ्तिखार साहब को भी हमने तकलीफ़ दी कि आए इधर, क्योंकि ये लोग अभी हमें बताएंगे कि इनके क्या पेन पॉइंट्स हैं और उनको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपके साथ एक फ़्लो शेयर करना चाहता हूँ कि अच्छा, जो कस्टमर होता है ना, उसको अमूमन बिगर पिक्चर का पता होता है, मेन इन डेप्थ जो इश्यूज़ है उसका पता नहीं होता। सो दैट इज़ वाई वी कंसल्टेंट आर देयर टू हेल्प देम आउट टू फिगर आउट कि उनका मसला क्या है। अब हम एक हाइपोथेटिकल सी एग्जांपल लेते हैं कि जो क्लाइंट है उसने कहा कि मैंने अपने प्रॉफिट जो है ना वो करने हैं इंक्रीज़, ठीक है। अमूमन हर कस्टमर का यही होता है कि यार मैंने प्रॉफिट अपने इंक्रीज़ करने हैं। हम पूछते हैं कि यार बैरियर क्या है आपको उसके अंदर। वो कहते हैं कि हमारे जो सर्विंग जो कस्टमर को सर्व करने की जो कॉस्ट है ना वो काफ़ी हाई है। और ठीक हो गया, ये उन्होंने बताया थी। तो क्वेश्चन फिर क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ हमने जो है उस कॉस्ट को लो करना है, जिस कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर ये बनता है कि हमने इनकी जो सर्विंग कॉस्ट है उसको लो करना है, कि जो जिस प्रोसेस से ये अपने कस्टमर को सर्व करें ना उसकी कॉस्ट को हमने लो करना है। तो ये हमारा बन जाता है इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ठीक है। अब जो स्टोरी है एज ए कंसल्टेंट की वो यहाँ पे एंड नहीं होती, ठीक है। हम दोबारा आइट्रेट करते हैं, ठीक है। अब हमने दोबारा आइट्रेट किया तो क्लाइंट ने क्या कहा कि वो भी कहेगा हाँ भी ठीक है। हमने क्या करना है जी, हमने अपनी जो सर्विंग कॉस्ट है ना उसको लो करना है, ठीक है। अब इसके ना बैरियर क्या है? बैरियर वो कहते हैं कि जो हमारा कस्टमर केयर का जो है ना सेंटर, उसके जो प्रोसेसेस है ना वो कुछ समझ में नहीं आ रहे हमें, ठीक है। तो एज ए कंसल्टेंट हमारा क्वेश्चन बनता है कि हम वो किसके ऊपर फोकस करें कि इनके कस्टमर केयर के जो प्रोसेस है उनको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश हम करें, ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन बना। अब इसका आंसर क्या बनता है कि यार हमें जो है कोई प्रोसेस इन्हेंसमेंट करनी चाहिए इनके, और ठीक है, न्यू प्रोसेस इनके हमें करने चाहिए इन्हेंस। तो अब हमारा इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि हमने इनके प्रोसेसेस जो है उनको चेंज करना है, ठीक है। पहले हम आता है कि हमने इनकी सर्विंग कॉस्ट कम करनी है, ठीक है। फिर हमें पता चला हमने इनके कस्टमर केयर के जो प्रोसेसेस हैं उनके हमने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना है। अच्छा, क्लाइंट फिर आ गया, उसने कहा हाँ बाकी में आप ठीक कह रहे हैं, हमने जो अपने प्रोसेसेस हैं ना उनको ठीक करना है। तो बैरियर क्या है आपको इसके अंदर ठीक करने के अंदर? वो फिर कहेगा कि यार हमारा जो डाटा है ना वो ऑर्गेनाइज होना ही सही है, पूर्ली ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है आपके इस डाटा को हम ऑर्गेनाइज और कैसे करें, सही है। उसका आंसर बनता है कि यार हम इनको कोई रिस्पॉन्सिव ऐप दें, और ठीक है, जो कि इनके डाटा को ऑर्गेनाइज कर दें, ठीक है। तो क्लाइंट ने फिर कहा कि बेहतरीन हो गया यार, हमें वाकई में एक ऐप चाहिए और जो कि इसको इन्हेंस कर दे। अच्छा, इसके ना बैरियर क्या है आपको? ऐप आपने क्यों नहीं बनाई? हमारे पास स्किल सेट नहीं है,
ठीक है, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, आप लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बन गया कि इनकी हमने एक ऐप जो है वो बनानी है, और आंसर हमारे पास है कि हमारे पास एक पूरा प्रोसेस है जो कि हमने आर्किटेक्चर और डिज़ाइनिंग वो सब कुछ करके एक न्यू एप्लीकेशन बनानी है जो कि इनका वो मसला हल करते हैं। अगर आप इस सारे प्रोसेस के अंदर देखें, हम यहाँ से अगर यहाँ पे जा रहे हैं तो इस स्टेज के ऊपर इट वाज अननोन, अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। हमने आइट्रेशन की अपनी ज़्यादा, तो हाईली नोन और हाईली स्ट्रक्चर्ड आ गया, और जब इधर आए तो परफेक्टली अलाइंड, परफेक्टली स्ट्रक्चर हो गया और हमें नॉन चीज़ पता चल गई। अगर हम इस स्टेज के ऊपर होते और हम कहते हैं कि आप प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है या इनकी मार्केटिंग बढ़ा दो, ठीक है, इनको क्योंकि मार्केटिंग के अंदर जो है ना और पैसा डाल दो, तो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव ना होता, हमें पता ना चलता कि कस्टमर केयर का प्रोसेस का इनका इशू है, और हमें एक ऐप बनानी पड़ेगी जिसके तहत ये अपने वो जो प्रोसेसेस हैं उनको देख लें। तो हमेशा इट इज़ आइट्रेशन, आप 2-3 बार जो क्लाइंट है उसे पूछते हैं उनके पेन पॉइंट्स क्या है, और फिर एक एजेंडे के ऊपर पहुँचते हैं कि यार इनका असल पेन पॉइंट ये है। कस्टमर को यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लेके जाना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज यू आर द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ठीक है। उसको नहीं पता था कि यार मेरा कस्टमर केयर के अंदर मसला था जिसकी वजह से मुझे अपना डाटा ऑर्गेनाइज करना है, और जिसके बाद फिर मुझे एक न्यू एप्लीकेशन चाहिए जिसके तहत मेरा ये मसला हल हो। यहाँ पे अगर हम उनको गलत एडवाइस कर देंगे तो वो हज़ारों डॉलर लगा के जब आपके पास आएगा कि यार मेरा तो मसला वैसे का वैसे ही है, तो आपकी रेपुटेशन का इशू बन सकता है, ठीक है। किसी ने बिग 4 कंपनीज़ का नाम सुना? बिग 4 कंपनीज़ कौन सी होती हैं? EY, अर्नेस्ट एंड यंग, PwC, प्राइस वाटर हाउस कूपर, एक्सेंचर, डिलॉयट, सही है। इनको भी आप देखें यार, इधर आप लोग अपनी सीवियाँ भी दें। ये वो कंपनी है जो कि कंसल्टेंसी के ना बहुत अच्छी हैं, सही है। ज़्यादातर तो ये कंपनीज ऑडिट और कंप्लाइंस के ना काम करती हैं, पर क्योंकि इनका ये कंसल्टेंसी का प्रोसेस इतना ज़बरदस्त है तो ये सर्विसेज के अंदर भी आ गई हैं, और ये अपनी सर्विसेज भी दे रही हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के अंदर। और इनके मुताबिक यह है कि एवरी प्रोजेक्ट इज़ 90% स्ट्रेटेजी एंड ओनली 10% इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक है और आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र जो है वो सही से तय कर लिया है, और आप कस्टमर की पेन पॉइंट के ऊपर आइडेंटिफाई कर लिया आपने, तो रेस्ट 10% इज़ ओनली इम्प्लीमेंटेशन, सही है। तो कंसल्टेंसी के अंदर ये रोल जो है ना आपका बड़ा अहम होता है। फिर डाटा फाइंडिंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं हमारे पास। कि जब आप किसी भी कस्टमर के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं ना, तो जो आपकी इंटरेक्शन हो रही होती है दैट इज़ अ फैक्ट। कोई कस्टमर अगर कह रहा है कि यार हमें ये मसला है कि डाटा एक्सेस नहीं हो रहा हमारे पास, तो दिस इज़ अ फैक्ट। तो जब इसको हम डिस्कवरी वर्कशॉप का भी नाम देते हैं कि कस्टमर के साथ हम 1-2 हफ्ते की डिस्कवरी वर्कशॉप रखते हैं और जानना चाहते हैं कि वो है क्या, कहाँ स्टैंड कर रहा है, अभी उसके क्या मसले हैं, और जब उसके मसले हल हो जाएंगे तो वो फिर अपने आप को कहाँ पे देखता है। तो जब आप ये डिस्कशन कर रहे होते हैं तो आप जो है ना वो फैक्ट्स इकट्ठे कर रहे होते हैं, ठीक है। ये वो डाटा होता है जो कि आप इकट्ठा कर रहे होते हैं, जो BA इकट्ठा कर रहा होता है, जो हमने आज का लेक्चर जिससे स्टार्ट किया था। फैक्ट्स आपके इकट्ठे हो रहे होते हैं, ठीक है, ये फैक्ट्स हो गए। अच्छा, जब मल्टीपल फैक्ट्स आप इकट्ठे करते हैं तो वो एक फाइंडिंग्स बन जाती हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि आपने किसी एक बंदे से बात की, तो आपको पता चला कि यार ये पर्टिकुलर एक मैनेजर है इनका, इसको कंपनी के विजन का नहीं पता, तो दिस इज़ अ फैक्ट, ठीक है। तो जब आपने मल्टीपल फैक्ट से आपने जोड़े तो आप एक फाइंडिंग के ऊपर पहुंच गए। फाइंडिंग क्या हो सकती है कि जब मोस्ट ऑफ टीम मेंबर्स ने जब इंटरेक्शन किया क्लाइंट के साथ, तो फैक्ट एक था ये कि यार एक जो मैनेजर है उसको कंपनी के विजन का नहीं पता। जब आपने मल्टीपल फैक्ट्स इकट्ठे किए तो आपको पता चला कि यार तकरीबन 40% जो मैनेजर्स हैं ना कंपनी के, जो कि ऑपरेशंस को हैंडल कर रहे हैं, उनको कंपनी के विजन के बारे में नहीं पता। तो ये आपकी फाइंडिंग होगी एक,
ठीक है। तो इसी तरह आपकी एक फाइंडिंग जो होगी वो इन फैक्ट से भी आएगी। अच्छा, मल्टीपल फाइंडिंग्स मिलके आपको एक कंक्लूजन देती हैं। कंक्लूजन क्या निकला कि यार क्योंकि 40% कंपनी के जो मैनेजर्स हैं उनको कंपनी के विजन का नहीं पता, जिसकी वजह से कंपनी अपने गोल जो है वो अचीव नहीं कर पा रही। तो ये आपने कंक्लूजन है और निकाल लिया। फिर कंक्लूजन के ऊपर आपकी होती है रिकमेंडेशन। ठीक है, रिकमेंडेशन क्या हो सकती है कि जो मैनेजर्स हैं उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाए, उनका एक LMS का पोर्टल बनाया जाए जिसके अंदर उनको अवेयर किया जाए कि यार आपको और कंपनी को कैसे इकट्ठे साथ साथ चलना है। ठीक है, तो ये हमारा फिर क्या बन जाता है, इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव बन जाता है, जो हमने बात अभी लास्ट टाइम डिस्कस की थी। तो फैक्ट्स आप लोग डिस्कस करते हैं, जो कोई क्लाइंट आपको कोई एक चीज़ भी बता रहा है ना तो दैट इज़ अ फैक्ट। ठीक है, मल्टीपल फैक्ट्स मिलकर फाइंडिंग्स बनते हैं, फाइंडिंग्स के ऊपर हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं और उसके ऊपर फिर हम कोई रिकमेंडेशन देते हैं। तो ये कंसल्टेंसी के कुछ असूल्स हैं जिनको आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। जो बिग 4 कंपनीज हैं उनके अपने अपने फ्रेमवर्क्स हैं इसके ऊपर, और जिनके ऊपर वो काम करते हैं। IBM के भी अपने हैं, ब्लू कंसल्टिंग के नाम से हैं। तो ये कंसल्टेंसी आपको हेल्प करेगी जब आप इनिशियल स्टेज के अंदर होते हैं, किसी भी क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। तो ये वो चीज़ें जो कि आपको हेल्प करती हैं और मेन पेन पॉइंट तक आपको पहुंचने के अंदर मदद देती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी में से भी, सॉल्यूशन आर्किटेक्चर, क्लाउड आर्किटेक्चर और कंसल्टेंसी के अंदर? एनीवन? नहीं। अच्छा, जैसे हमने अभी अपने पहले लेक्चर में डिसाइड किया था कि हम फाउंडेशन के लिए कुछ एप्लीकेशन, कुछ इनके पेन पॉइंट्स हैं उसको हम टेक्नोलॉजी के थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इफ्तिखार साहब आप थोड़ा सा बताएं कि टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्या प्रोसेसेस हैं आपके जिनको हम अगर टेक्नोलॉजी के अम्ब्रेला के अंदर लाएँ तो आपके कुछ इश्यूज़ जो हैं वो हम हल कर सकते हैं? सर कुछ प्रोग्राम्स जो मैं देख रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले एक बार है कि जो ये बात बता रहे हैं ना, जो हमने अभी किया, ये फैक्ट्स बता रहे हैं अभी, ठीक है ना। अब जो ये चीज़ बता रहे होंगे ना, दीज आर द फैक्ट्स। सर हमारे कुछ प्रोग्राम है, जैसे प्रोफेशनल जो हमारा एक विजडम है, उसके अलावा जो हमारे तालीम मुमकिन का प्रोग्राम है, साइकोलॉजिकल लिंक्स है, आस्क के प्रोग्राम है, उसमें हमारे ये होते हैं कि ज़्यादातर हमारे जो रिसेप्शंस हैं उन पे काफ़ी इशू आते हैं। स्टूडेंट्स को सॉल्व करना, उनका इशू सॉल्व करना वो इतना आसान नहीं होता, उनके तरह तरह के सवाल होते हैं। तो हम ये चाह रहे थे कि जो उनकी सवाल हैं, जैसे कि अगर तालीम मुमकिन में अप्लाई करना है या CSS के बैच में अप्लाई करना है, उनके लिए क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन किस तरह होना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे ढेरों पेपर हमारे पास आ जाते हैं फॉर्म फिल करने के लिए, और अगर हम उधर से ही ज़्यादा अप्लाई करें तो वो भी काम आसान होगा, डेट वगैरह, इशू वगैरह। और सबसे बड़ा एक है कि अक्सर लोगों को पता नहीं लगता कि जो हमारा आजकल के सेशंस है उसमें क्या, कौन सा टॉपिक है, कौन ट्रेनर है, उनके हवाले से उनको नहीं पता लग रहा। तो हमने ये भी एक सोचा है कि उनकी तरफ नोटिफिकेशन जाएगी, वो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं ऐप के थ्रू। और इवन कि हमने ये चीज़ की है कि फीडबैक फॉर्म हम अक्सर लेते हैं, तो ज़्यादातर हमारे लिए आसानी ये हो जाएगी, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, प्रैक्टिकल फिजिकली या ऑनलाइन हमारे कर लेते हैं। तो अगर हमें फीडबैक मिलता है तो हमें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी एक स्पेस मिल सकती है। सही। अच्छा, यहाँ तक अभी जो इन्होंने बात की है, क्या मेन पॉइंट आप लोगों को पता चला है? सर ये स्टूडेंट पोर्टल चाहिए, हाँ, जिस पे उनको स्टूडेंट चैटबॉट मिले, जिस वजह से स्टूडेंट 24/7 से कांटेक्ट कर सके, उनकी क्वेरीज को हैंडल हो। ठीक होगा। AI के थ्रू ही वो सारा चैटबॉट उसे रिप्लाई वगैरह देगा। और फॉर जो मार्केटिंग के लिए हमें चाहिए कि ये लोग एड्स अपनी चलाएं फेसबुक पर, और प्रॉपर वेबसाइट के थ्रू ही होगा, ट्रेनर्स की इन्फॉर्मेशन सारी सपोर्ट इसको बताएं। ठीक होगा। और सर जैसे मैंने बताया कि कुछ इश्यूज आते हैं कि स्टूडेंट्स काफी क्वेश्चन करते हैं, कुछ ऐसे यूज होते हैं जैसे कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि अक्सर आते हैं ना एक ही क्वेश्चन करते हैं। उसके लिए ना कोई ऐप के थ्रू भी इसमें FAQs का एक सेक्शन बना दिया जाए जिसमें स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आ रही है। ठीक हो गया, सही। और मैंने एक प्रॉपर ऐप बने जिसके अंदर इनके सारे सेशंस और जो ट्रेनर को सेशन दे रहा है उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, उसकी प्रॉपर प्रोफाइल हो, ठीक है, और उस सेशन की टाइमिंग्स और जिसने साइन किया उस एप्लीकेशन में, ठीक है, जैसे उस सेशन की टाइमिंग हो तो घंटा 2 घंटा पहले उसको एक मैसेज आए। ठीक है। और उसके अलावा इनका एक अलग सेक्शन हो कि
हम ये प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं और इस प्रोग्राम की एप्लीकेशन का ये मेथड है और उस एप्लीकेशन को भी और एप्लीकेशन भी ऑनलाइन हो जिसको ये फिल करें। उसके बाद हमारा कोई एक ऐसा एआई टूल लगाओ जो इनकी एप्लीकेशन फिल्टर खुद ही करे, इनको वो काम भी ज़्यादा करना पड़े और एप्लीकेशन फिल्टर करे जिसमें कुछ हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ जीपीएस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर्स और गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ इनकी सेमेस्टर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इस सेमेस्टर से सेमेस्टर वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, तो ये सारे चेक्स लगा के एप्लीकेशंस को फिल्टर किया जाए और जब इनके पास डाटा है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन में हो तो जिससे हम काफ़ी आसान कर सकें। जी अच्छा, वैसे तो इफ्तिखार सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया और सेकेंडली इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि हम लोग क्या चाह रहे हैं। सही है। ये बेसिकली हमारी फाउंडेशन के अंदर के सॉफ्टवेयर और काम तो सब चल रहे हैं स्मूथली, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि हम पब्लिक के लिए कोई एक वैल्यू ऐड कर दें चीज़ों में। सही है। तो उसके हवाले से हमने इस बच्चे ने बिल्कुल एग्जैक्ट वो चीज़ एक्सप्लेन कर दी जो मैं कहना चाह रही थी कि हमारे जितने भी सारे प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें लिखी हैं जो कि होनी चाहिए, क्यूरीज होती हैं, क्वेश्चन आंसर, जिस तरह से लोग पूछते हैं, लोगों के बहुत से इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो पाते। मैं क्वालिटी इंश्योरेंस देख रही हूँ तो मैं कॉल सुनती हूँ ऊपर जो नीचे रिसेप्शन पे आ रही होती है ना, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग उस तरह से ये भी जो बातें बता रही हैं इनको आप नोट करें, दीज आर फैक्ट्स। इसके अंदर से भी कोई चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक हो गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं तो हम लोग अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इस प्रोग्राम को शुरू से लेके एंड तक एक्सप्लेन करें, फिर उसके आगे उनके सवालात और इन ऑल दैट ये सारी चीज़ें भी कवर कर पाएं। तो वो सबसे पहले ऐप के अंदर एक फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है हमारा जिसमें प्रोफेशनल विजडम के नाम से है या फ्री सेशंस के नाम से है, जो डेली ट्रेनिंग सेशंस होते हैं हमारे, उसमें अगर ये आ जाए कि पूरा हमारा इंट्रोडक्शन आ जाए डेली ट्रेनिंग सेशंस का, उसमें हमारे ट्रेनर्स आ जाएं, उसका मकसद आ जाए कि वो हम क्यों करवा रहे हैं और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका लिंक आ जाए जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो उस लिंक पे क्लिक करके तो उसमें अपने रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स या कोई भी जो भी उसका क्राइटेरिया है उसमें सब लोग उसको जो है वो देख के उस लिंक पे उस फॉर्म को देख के उस पे अपना डाटा फिल करके वहाँ से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकें। और सेकेंडली ये कि उसमें एक ऐसा पोर्टल या कोई ऐसा बॉक्स हो जिसमें जो पब्लिक है वो अपनी पसंद का टॉपिक वो भी लिख सके। दूसरा ये कि जैसे शाह साहब के सेशंस होते हैं, शाह साहब अलग से वर्कशॉप्स कराते हैं ऑनलाइन, उनका एक पोर्टल हमने इसमें डाला है कि वो बने कि उसमें लोग अपना ओपिनियन दें शाह साहब को कि वो लोग शाह साहब से किस टॉपिक पे बातें सुनना चाहते हैं या उनके क्या क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारे इश्यूज जो हैं फिर रिजॉल्व हो जाएंगे पब्लिक के। जो लोग बेचारे यहाँ आते हैं फाउंडेशन में जिनको नंबर भी नहीं पता होता रिसेप्शन का, फाउंडेशन का, ठीक हो गया, सही है। इफ्तिखार साहब इसके अलावा ये आपने तालीम मुमकिन का बताया था ना प्रोसेस? सर ओवरऑल हमारा यही होता है, जो भी हमारा बैच होता है सब में आपने रजिस्टर करवाना है अपने आप को। अगर वो तालीमी ऐसे एक सर्विंग है हमारी तो उसमें तो बाकायदा मेरिट के हवाले से है कि हम जिस यूनिवर्सिटीज में कर रहे हैं जो हमारा मेरिट है उसके हवाले से तो होता ही है। और जो इसके अलावा है जैसे हमारे साइकोलॉजिकल लिंक है, बाकी चीजें हैं, उनमें भी रजिस्ट्रेशन वगैरह हर चीज देखना। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि हमने अपनी लिंक्स भी यहाँ पे देने हैं कि अगर कोई जो अटेंड नहीं कर पाया वो भी फायदा उठा सके, उनको रिसर्च करने में या सर्च करने में काफी आसानी हो, हर चीज अवेलेबल। और हमारा जो एक बैच का मुद्दा है, जो हमारा एक कहते हैं टारगेट है, वो भी एक्सप्लेन वहाँ पे अच्छे तरीके से हो। और दूसरा हम एक और चीज भी चाह रहे थे कि जो कि ट्रेनर्स हैं, इससे स्टूडेंट की तरफ से नहीं है, जो ट्रेनिंग करवाना चाह रहे हैं, जिनके पास कोई टॉपिक है किसी हवाले से भी, जो कि अक्सर ये होता है कि हमारे कोई भी ट्रेनर या टीचर होते हैं वो कहते हैं कि हमारी कोई अप्रोच होगी अंदर तो शायद हम तभी जा सकते हैं। वैसे भी हमारा एक बड़ा इजी वे है, लेकिन इससे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे वो कि हम अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई और पॉइंट आप लोगों को पता चला? सजेशन वाले पॉइंट है कि जो कोई कस्टमर्स हैं या जो दूसरे लोग हैं वो सजेशन दे सकते हैं कि हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। उसके अलावा जो आज एक लेक्चर हुआ है उसका एक लिंक जो उनके यूट्यूब का हो या उनके फेसबुक का, वहाँ पे भी लोग एक्सेस कर सकें। और तीसरा पॉइंट इन्होंने मुझे ऐड किया ट्रेनर्स वाला कि ट्रेनर्स भी रजिस्टर कर सकें, खाली स्टूडेंट्स या जो लेक्चर लेना चाह रहे हैं वो रजिस्टर करें। एक डिफरेंट एक ही मतलब साइन इन पेज हो, लेकिन ट्रेनर्स
अगर साइन इन एज अ ट्रेनर करें तो उसके लिए अलग स्क्रीन्स हो, और एज अ स्टूडेंट आप साइन इन कर रहे हैं एज अ इसको किसी प्रोग्राम के अंदर आप जो है एंटर हुए और एज अ स्टूडेंट साइन इन कर रहे हो तो आपके सामने कुछ और स्क्रीन है। सही है। और हाँ आई थिंक सो ओवरऑल जो मेरे मन में मे बी रॉन्ग एलएमएस कि ओवरऑल ये कवर करेंगे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की डिफिकल्टी आ रही है, स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा, ट्रेनर्स ने भी रजिस्टर करना है, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म ही है, यानी ट्रेडिशनल वे फॉलो हो रहा है फॉर्म का फिल करने का। तो एक एलएमएस की जरूरत, दूसरा लेक्चर्स वगैरह लिंक्स वगैरह यूट्यूब वीडियोस की जैसे बात कर रहे हैं वो एलएमएस पे पेश हो सकती हैं। सेकेंडली जो सर कह रहे हैं कि बाकी को बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता, तो यहाँ पर हम एक एम्बेसडर प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का भी ऐड कर सकते हैं ताकि कोई एज अ कस्टमर शेयर फाउंडेशन के साथ एक एम्बेसडर एज अ रजिस्टर करें, और फिर यूनिवर्सिटीज़ की जो एम्बेसडर होंगे वो यानी कि इसकी प्रमोशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जब एम्बेसडर्स होंगे उन्हें एक अच्छी फेम मिलेगा और अच्छा एक कनेक्शन मिलेगा कस्टमर शेयर फाउंडेशन के साथ, तो ये भी सही है। और कोई आप? जैसे काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर दिए ऑलरेडी इन सब ने। अच्छा सही है। अच्छा जो मैंने इनकी डिस्कशन से थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड किया, तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से थिंक कर रहा हूँ, आप भी इसको वैलिडेट कीजिएगा कि इनके मुख्तलिफ जो हैं प्रोग्राम जो हैं वो चल रहे होते हैं, ठीक है। अभी हम इसको एज अ बॉक्स कंसिडर करते हैं। जब भी हम कोई कंसल्टेंसी करते हैं ना, हम पहले फैक्ट फाइंडिंग के ऊपर जाते हैं और हम बिगर पिक्चर के ऊपर और थोड़ा आइडिया लेना चाहते हैं। तो आई थिंक जो इनके प्रोग्राम्स हैं उसमें से तलीम मुमकिन इज़ वन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। और कौन कौन से प्रोग्राम होते होंगे आपके? साइकोलॉजी का आपने बताया, ठीक है ठीक है। तो इनके मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जो कि इधर आते हैं। तो मेरे माइंड में जो बात अभी आई है वो ये है कि इसको आप एज अ ब्लैक बॉक्स और कर लें कंसिडर, कि जब भी ये लोग कोई प्रोग्राम स्टार्ट करें तो इस बॉक्स के अंदर वो इनपुट देते हैं कि ये प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो डायनामिक हो ऐसा कि फिर वो बता दे कि यार इसके ना स्टूडेंट्स कौन है, इसके ना ट्रेनर्स कौन है, इसके ना फीडबैक क्या है, इसके ना FAQs क्या हैं, वो उस प्रोग्राम के मुताबिक उसको एडजस्ट कर लें। तो क्या ये अंडरस्टैंडिंग ठीक है? स्टूडेंट्स का शो करना सर पब्लिक को? नहीं पब्लिक को नहीं, तो स्टूडेंट के जो इश्यूज़ हैं वो भी इसके अंदर आ जाएँ, ठीक है। जो ट्रेनर्स का एक्सेस है, जो स्टूडेंट का एक्सेस है वो भी आ जाए इधर, ठीक है। और जो FAQs हैं उस प्रोग्राम ओके वो भी आ जाएँ, और जो फीडबैक आपने देनी है वो भी इधर ही आ जाएँ फॉर एवरी प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर आप लोग जो थोड़े टेक्निकल हैं, आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा हम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के ऊपर जा रहे हैं कि हम एक फीडबैक की एक अलग से माइक्रो सर्विस हम लोग बना सकते हैं जो कि हर प्रोग्राम के लिए यूज़ हो सकती है, ठीक है। हम लोग जो यूज़र ऑन बोर्डिंग का है, बेशक वो ट्रेनर है या आपका स्टूडेंट है या कोई एम्बेसडर है, ठीक है, उसका हम एक साइन अप का प्रोसेस अलग से वो बना सकते हैं, ठीक है। तो डायनामिकली हमें ये एप्लीकेशन बनानी होगी जो कि इनके मैक्सिमम जो प्रोसेसेस हैं उनको कैटर कर ले, ठीक है। जिसमें से कुछ इन्होंने बताया कि तालीम मुमकिन है, कुछ इन्होंने बताया कि साइकोलॉजी के हैं, आस्क है, और एम्बेसडर के हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप्स आपके माइंड के अंदर आते हैं, हमें क्या करना चाहिए बीइंग अ कंसल्टेंट? जिस तरह मेरे माइंड में आ रहा है कि हमें इनसे जो इनका जितने भी प्रोग्राम्स आज तक जा रहे हैं उनके प्रोसेस हमें पता चल जाए कि जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो क्या करते हैं, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो क्या करते हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स उसके अंदर आते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट करें कि हमारा तालीम मुमकिन का एक प्रोसेस है, उसके अंदर स्टेक होल्डर्स कौन कौन से? स्टूडेंट्स हैं, मैं हूँ, ईज़ा है, इफ्तिखार साहब भी होंगे, ठीक है। जो से स्टेक होल्डर्स हैं उनको आइडेंटिफाई हम करें, वो स्टेक होल्डर्स क्या क्या चीज़ एग्जीक्यूट करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। ईज़ा शायद जो है वो फीडबैक इकट्ठी कर रही हूँ, ठीक है। मैं जो हूँ अपने टाइमिंग देख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि यार मैं इस दिन अवेलेबल हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास स्टूडेंट्स को क्या होगा कि उनके पास वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए कि यार इतने बजे अगर हमारा सेशन हो रहा है। तो स्टेक होल्डर्स, हर प्रोसेस के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं ना उनको आइडेंटिफाई करें, प्रोसेस स्टेक होल्डर्स, ठीक है। इसके लिए आप इसको एक और भी नाम हम देते हैं, यूज़र पर्सोनास, कि जौन से लोग हमारी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होंगे वो क्या एक्शंस एप्लीकेशन के ऊपर परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है।
तो अभी हम ये कर सकते हैं एज ऑफ नाउ कि हमें जितने भी प्रोग्राम्स आपके चल रहे हैं इफ्तिखार साहब, आप उनके बारे में थोड़ी सी हमें और नॉलेज दे दें किसी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म के अंदर कि कैसे एंड टू एंड ये एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। उसके ऊपर फिर हमारा काम एज अ टीम ये है कि हम देखें कि इसके ना हमारे पास प्रोसेस के स्टेक होल्डर्स क्या हैं, वो क्या क्या एक्शंस कर रहे होंगे उस एप्लीकेशन के ऊपर, और उसको फिर हम कैसे टेक्नोलॉजी करिए एज अ मोबाइल ऐप या एज अ वेब एप्लीकेशन उसके ऊपर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके ना एक और सवाल आता है कि ये वेब एप्लीकेशन हो या मोबाइल एप्लीकेशन हो, वो इफ्तिखार साहब आप बता सकते हैं कि वेब एप्लीकेशन हो कि मोबाइल एप्लीकेशन। अभी सर मुझे ज़रा जो बेहतर आपकी एक क्लास अटेंड करने के बाद लगा, मेरे ख्याल से वेब एप्लीकेशन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर कोई सर्च करने में आता है, मैं प्ले स्टोर पे जाऊँ, उसे डाउनलोड करूँ, फिर अगर मेरे ख्याल से उसमें आईडी की कोई ऑप्शन है तो मेरे लिए थोड़ा सेक्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर फिर हमारा कॉन्सेप्ट आता है। अब उनकी जो बातें मैं उनको थोड़ा टेक्निकली कन्वर्ट करूँ। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक बात की थी PWA के बारे में, क्या होती है ये प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन? हाँ, जो कि हर स्क्रीन साइज़ के ऊपर फिट हो जाए, ठीक है। तो ये अगर हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं उसको PWA कंप्लाइंट कर देते हैं, तो बेशक आप मोबाइल के ऊपर खोलें तो वो उसके मुताबिक अपनी स्क्रीन को एडजस्ट कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन? जी सर इसमें तो इशू ये आएगा कि जब वेब पे एप्लीकेशन आ जाएगी, सर अगर कोई सेशन का नोटिफिकेशन आना होगा तो सर वो वेब की है तो आपको पता है वो नोटिफिकेशन उस तरह से देंगे। अच्छा, इसके नोटिफिकेशन जो हैं वो आ सकते हैं, हम फायरबेस भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो आपकी मोबाइल की सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अलाउ करते हैं कि नहीं। ये ऐप के बगैर भी आई थिंक हो जाता है। पर ये पॉइंट आपने अच्छा नोट किया। बीइंग अ कंसल्टेंट यू हैव टू नो द एंड फर्स्ट, और फिर आप उसके मुताबिक जो है वो एडजस्ट करें। जी सर, इन्होंने बताया कि तलीम मुमकिन जो उनका सेशन है वो मेरिट बेस्ड होता है। मेरिट बेस्ड से हमने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, उसके लिए एक वेबसाइट होगी जिस पे टेस्ट होगा ऑनलाइन बेस्ड, क्योंकि लास्ट टाइम जो हुआ था हमारा वो फिजिकल हुआ था, ठीक है, और ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद 100 अगर सिलेक्ट करने हैं तो 100 जो टॉप के होंगे वो सिलेक्ट कर लेंगे, उनके साथ फिर कांटेक्ट किया जाएगा, फिर उनको LMS में रजिस्ट्रेशन की जाएगी। ठीक है सर, जो ये साइट के बारे से बात की भाई ने, वैसे मैंने ये चीज़, लेकिन मैंने देखा है कि अगर मैं कहीं शॉपिंग करने जाता हूँ मेरा नंबर नोट करते हैं, उसके बाद जब भी उधर कोई सेल लगती है, कोई अराइवल होती है किसी न्यू चीज़ की, तो मुझे मैसेज आता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है, इवन कि मैं उनके ऐप में लॉगिन नहीं हूँ, इवन कि मैंने उनको सब्सक्राइब किया, SMS आता है, SMS आता है, ठीक है। अच्छा, तो इसकी फिर इंटीग्रेशन होती है हमारे पास, इसको हम MNO बोलते हैं कि MNO आपका होता है मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तो यूफोन हो गया, जैज़ हो गया, ठीक है ना, इनसे हम बात करके इनका पैकेज लेके वो आपकी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कोई भी अगर एडमिन होगा, अगर वो जो मार्केटिंग को देख रहा होगा, कोई भी आपकी नई कैंपेन आती है, तो जितने भी आपका डेटाबेस के अंदर लोग हैं उन सबको उस नंबर के ऊपर SMS को भेजा जा सकता है, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन होती है किसी भी MNO के साथ। तो अगर आप ये भी चाह रहे हैं फीचर्स तो दैट इज़ ऑल्सो डूएबल, ठीक। अच्छा, अभी हम थोड़े एक्शंस जो हैं वो डिफ़ाइन करते हैं। एक्शंस अभी हमारे क्या हैं कि इफ्तिखार साहब, आपने जो है ना हमें अपने सारे प्रोग्राम्स का बताना, कितने प्रोग्राम्स अभी आपके यहाँ पे चल रहे हैं? सर इस हवाले से आप ज़्यादा अच्छा गाइड करेंगे। ठीक है, मेजॉरिटी प्रोजेक्ट इन्हीं के पास, ठीक है जी इज़ा, आप हमें बताएंगे आपके कितने प्रोग्राम्स और चल रहे हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट करें इनके 5 कोई चल रहे हैं प्रोग्राम्स, तो हम आप सब लोगों को 5 टीम्स के अंदर डिवाइड कर देंगे फॉर रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है। आप लोगों ने रिक्वायरमेंट गैदर करके देने के प्रोसेस के स्टेक होल्डर्स क्या हैं और वो क्या चाह रहे हैं। जी सर, फिलहाल 14 प्रोग्राम्स चल रहे हैं हमारे, लेकिन उसमें ऐसा है कि इसमें होती रहती है, एडिशन होती रहती है कि जिस तरह से हमारे बीच में यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम आ गया था, वो शॉर्ट टर्म था, 2 मंथ का था, इस तरह से आते रहते हैं प्रोग्राम की एडिशन होती रहती है। लेकिन फिलहाल जो हमारे कंफर्म चल रहे हैं वो 14 प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा प्रोग्राम जो चल रहा है वो PM तलीम मुमकिन स्कॉलरशिप के नाम से चल रहा है, और उसके बाद CSS प्रोग्राम के CSS के नाम से चल रहा है, जिसमें CSS को बच्चों की प्री प्रिपरेशन कराई जाती है। फिर साइकोलॉजी विंग है हमारा, उसमें फीमेल्स आती हैं और साइकोलॉजिस्ट का पैनल बैठता है और उसमें जो है वो उन्हें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा जो है हमारे कैरियर काउंसलिंग का विंग है, उसमें काउंसलर्स बैठते हैं, बच्चों की कैरियर काउंसलिंग करते हैं। उसके अलावा इस तरह से और भी डिफरेंट विजिट्स QSF हैं,
जैसे कासिम अली शाह फाउंडेशन, जिसमें डिफरेंट जो है स्कूल अकेडमीज के लोग आते हैं, वो यहाँ पे सेशन जो है हम ट्रेनर प्रोवाइड करते हैं और उन्हें facilities और तो ये देते हैं। कितना अच्छा हो जाए कि जिसने भी फाउंडेशन को विजिट करना है वो एप्लीकेशन के ऊपर फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपके जो कंसर्न बंदे हैं उन तक और वो पहुंच जाए कि यार ये वो चीज़ें हैं। थर्ड बिग वन इज हमारी जो डेली ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, डिफरेंट ट्रेनर्स आते हैं और वो पब्लिक के लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए, कुछ पब्लिक और स्टूडेंट्स मिक्स सब के लिए हैं, कोई भी आ सकता है उसमें। और ये फ्री जो ट्रेनिंग सेशंस हैं हमारे डेली बेसिस पे होते हैं वो ये हैं। ठीक है। अच्छा, हम फिर इसके अंदर ऐसे करते हैं कि आप कोई सी भी टॉप 5 के जो आपके प्रोग्राम चल रहे हैं ना, आप उसका हमें बता दें ताकि हम 3-3 की टीम जो है वो बता दें। हमारे पास टोटल 15 लोग हैं इधर। तो इसमें मैं बता देती हूँ, देखती हूँ टॉप 5 कौन से हैं ऐसे। 4 7 एक तो कल मुमकिन है। ये 13 लोग हैं ना अभी, तो 15 होंगे कि 13 ही रहेंगे अभी आज 13 ऊपर नीचे होते रहेंगे। ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है अभी ऊपर नीचे होने की। ठीक है। अभी नहीं है। ठीक है, तो 13 हैं, तो आप हमें 5 प्रोग्राम्स बता दें। तो ये जो टीम बनेगी 3-3 की, ये उनसे रिक्वायरमेंट गैदर करेगी। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव उसका ये है कि हम इनके पेन पॉइंट जो हैं वो करें मालूम, प्रोसेस के स्टेक होल्डर्स क्या हैं और इनके पेन पॉइंट्स क्या हैं उस एक एप्लीकेशन के मुताबिक। और कोशिश हमारी ये होगी कि हम फिर इन चारों टीमों से हम डाटा इकट्ठा करें और देखें कि हम कोई ऐसी डायनामिक एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसके लिए सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो हम एडजस्ट कर सकें। जहाँ पे प्रोसेसेस जो हैं इनके मैच करते हैं उनको हम एक ही बॉक्स के अंदर डाल देंगे, जो बाकी हैं उनको हम अलग अलग उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। सो इट वुड बी अ मर्न एप्लीकेशन। मर्न के 5-6 लोगों ने कहा था कौन कौन से हैं मर्न स्टैक के। आप PMO में? ठीक है, मर्न के ऊपर हैं 5-6 लोग हमारे पास मर्न के ऊपर हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सारे लोग जो हैं इसके ऊपर अपना हैंड्स ऑन करें। इज इट पॉसिबल कि ये हम लोग बाद में सब बैठ के इसमें से कोई इंपॉर्टेंट वाले निकाल लें और फिर आपको बता दें? बिल्कुल। आप हमें कोई से 5 बता दें, ठीक है, जो कि आपके मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो और हैं वो भी हमें बता दें। हम डायनामिकली कोशिश करेंगे कि उनको हम एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर उनको एडजस्ट करते हैं कि जैसा फ़र्ज़ करें कि आपने कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना है, उसको स्टार्ट करेंगे तो जिसके जो स्टेप उसने एग्जीक्यूट करने होंगे उस तक ईमेल या उस तक कोई नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और वो एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन करके अपने स्टेप जो है वो एग्जीक्यूट कर लेगा और उस प्रोसेस को नेक्स्ट के ऊपर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये फिर हम आपका वेट करेंगे कि आप इसके ऊपर बताएं हमें कि कौन से प्रोग्राम है, फिर उसके तहत हम या आप डिवाइड कर लें टीम को आपस के अंदर, ताकि ये फिर उस प्रोसेस के जो स्टेक होल्डर्स हैं ना उनसे मीटिंग स्टार्ट करें और रिक्वायरमेंट गैदर करें। तो मीटिंग्स का भी हम फ्रीक्वेंसी रख लेते हैं कि 2 बार मीटिंग करेंगे। एक बार ये आके मीटिंग करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट इकट्ठी करके लेके जाएंगे, उसको स्टडी करेंगे, उसमें से जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो आप नोट डाउन करेंगे और फिर एक फाइनल मीटिंग करेंगे। सर फिर ये इस तरह से हो जाएगा ना कि एक ग्रुप आ जाए एक दिन, एक इस दिन। तरह से ये लोग टर्न बाय टर्न ग्रुप्स आ जाए और टोटली जी आप जो लोग इन्हें रिक्वायर्ड है वो मैंने अवेलेबिलिटी उनकी देख के इनको। ठीक है, आप इनकी ग्रुपिंग करते हैं 5 के अंदर। ठीक है, और इनके आइडेंटिफाई करते हैं कि किस दिन आके करेंगे। एक टीम ने 2 बार मीटिंग करनी है किसी भी स्टेक होल्डर से और उसके प्रोसेस को जानना है और उसके पेन पॉइंट जानने हैं और फिर अपनी स्टडी करके आनी है और फिर एक फाइनल मीटिंग के अंदर आपने फिर से जो आप क्वेश्चन लेके आएंगे वो उनसे करें फाइनलाइज और फिर हमारे पास एक चीज़ आ जाएगी कि हमने हमारा इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होगा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो ये इज़ा फिर आप इनको सर ऐसा करेंगे कि कल सैटरडे है वर्किंग डे है हमारा, तो ये डिसाइड करने के बाद मैं इन लोगों की ग्रुपिंग बना दूंगी, ना कि डॉक्यूमेंट बना के आपके साथ भी शेयर हो जाएगा, इन लोगों के साथ भी शेयर हो जाएगा। तो टर्म्स भी बेशक मैं इनकी बना दूं कि कौन कब आएगा, इस तरह से। जी आप कोऑर्डिनेट कर लें इनके साथ। आई हैव नो इश्यूज़। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब 2 सेशन सबके हो जाएं इन 5 प्रोग्राम्स के ऊपर, तो मुझे ये एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर मिल जाए इनकी जो भी फाइटिंग है वो। मैं आपके साथ एक सैम्पल भी वो कर दूंगा शेयर, वो आप इन सबके साथ शेयर कर दें ताकि उस फॉर्मेट के तहत इसकी जो ये इंट्रैक्शन कर रहे हैं ना वो उस फॉर्मेट के तहत उसको फिल कर दें ताकि वो मुझ तक पहुँच जाए। सर जी, तो जो सर ने बात की थी कि वेब और ऐप में ये होगा, सिर्फ उसमें ये नहीं होगा सिर्फ प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, बाकी तो फिर आप वेब में भी तो साइन अप करना पड़ेगा आपको जिस तरह आप ऐप में करेंगे। हाँ वो तो डाउनलोड होती है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट इनकी है कि एप्लीकेशन अगर वेब या मोबाइल के अंदर हो
गुड कस्टमर वो होता है एक्सपीरियंस, तो अगर वो हो तो वो भी हम देख सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो फ्लटर के हैं वो मैं ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम लोग देख सकते हैं कि आपकी जो ये एप्लीकेशन है ये मोबाइल के ऊपर भी जा सकती है, कि एंड्रॉयड के ऊपर या iOS के ऊपर। तो सेम जो फीचर्स आपके वेब एप्लीकेशन के ऊपर चल रहे होंगे वो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एनी क्वेश्चन? जी सर ऐसा पॉसिबल है कि इनके लॉन्ग टर्म भी कोर्सेज है और शॉर्ट टर्म भी प्रोग्राम, जैसे फ्री बुक के लॉन्ग टर्म में लाइक 1 ईयर का है और शॉर्ट टर्म में लाइक साइड 1 डे इवेंट्स है। तो 1 डे इवेंट के लिए हम ऐसे नहीं पोस्टर डिजाइन करके उस पे क्लिक करके जस्ट साइन अप करके यानी कि उसको फिर टू कंप्लीशन के पेज की और उसकी स्लोट को कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए हम एलिमेंट्स डिजाइन कर सकते हैं जिसमें इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट वगैरह अवेलेबल हो। ठीक है, जो ये आपने बात की ना, ये अभी हम उस स्टेज के ऊपर खड़े हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट जो हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड है और अननोन है, जो कि हमने बात की थी। जब हम ये आइट्रेशंस करेंगे ना 2-3 बार इनके स्टेक होल्डर्स के साथ, तो हमारा फिर मोर स्ट्रक्चर्ड मोर नॉन में हो जाएगा, हाईली स्ट्रक्चर्ड हाईली और नॉन के अंदर हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि यार कौन कौन से यूज़ केसेस आ रहे हैं और उसको हम ऑप्टिमली कैसे वो कर सकते हैं हैंडल। ठीक है, ये अभी आपने एक पर्सपेक्टिव से वो बात की है। हो सकता है जब हम ये अपना डाटा गैदरिंग करें और उसके ऊपर फिर अपना वो चेक करें कि क्या क्या चीज़ें इनके पास न्यू हैं, तो हमें शायद इससे बेहतर मिल जाए कोई आंसर। ठीक है, सो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर एक्टिविटी जो कि आप लोग अभी करेंगे। मैं एक बार फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ कि दो सेशन आप लोगों ने लेने हैं स्टेक होल्डर जो होल्डर्स हैं उनके साथ, और आप लोगों ने अपनी फाइंडिंग जो है एक फॉर्मेट में शेयर कर दूंगा इनके साथ, उसके तहत आपने वो फिलअप करनी है। फिर उसके ऊपर आपने अपनी स्टडी करनी है और नेक्स्ट सेशन के लिए अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने हैं, और फिर उसके मुताबिक उनसे एक फाइनल मीटिंग करके अपने एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव जो हैं वो डिफाइन कर देने हैं फॉर ईच ऑफ द एप्लीकेशन। सही थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए जी। कि एक ग्रुप 2 दफा स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग के लिए आएगा? जी ओके जी, पहली बार में चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग हुई है, एक बार आएंगे उसके बाद ही अपनी फाइंडिंग करेंगे, फिर क्वेश्चंस लेके आएंगे, उसके तहत फिर इनकी फाइंडिंग्स में और वो आ जाएगा कि एक्चुअली एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव करना क्या है। तो एटलीस्ट दो रखें। ठीक, एनी क्वेश्चंस? सर ग्रुपिंग रैंडमली होगी? इस पे डिपेंड करता है, वो आप उनसे ग्रुपिंग रैंडमली होगी। रैंडमली हो जाएगी अगर इसमें आई एम नॉट कंसर्न विद दैट, आई एम कंसर्न विद के ग्रुपिंग हो जाए और दो बार इनकी मीटिंग हो जाए और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के तहत ऑब्जेक्टिव हमारे पास सामने आ जाए। एक और कंफ्यूजन दूर कर दूं, जो ये लोग कह रहे हैं कि ग्रुपिंग रैंडमली होगी, इन प्रोग्राम्स में मोस्टली चीज़ें सेम है हमारी, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आप लोगों को, डिफरेंट नहीं है कुछ भी, ऑलमोस्ट सेम है चीज़ें, तो इंटरेस्ट के हवाले से भी सेम होगी। ग्रुपिंग ऑफ डिस्टेंस में कह रहे हैं मोस्टली यहाँ पर बच्चे इस तरह होते हैं जैसे 3-4 जो है वो एक यूनिवर्सिटी से उनकी एक्सेसिबिलिटीज आपस में मिलते हैं रोज, तो वो बेहतर तरीके से एलाबोरेट कर सकते हैं क्वेश्चन जो भी आंसर्स हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसके ना मेरा आपको मशवरा है कि जब आप किसी कंपनी के अंदर जाएंगे तो शायद वहाँ पे आपके वो यार दोस्त ना हो, तो अच्छी बात है आप लोगों की ट्रेनिंग हो जाए, आप लोग किसी अननोन से बात करना सीखें और आप सीखें कि उससे हम कैसे अलाइन कर सकते हैं किसी एक मेन ऑब्जेक्टिव के लिए, कैसे हम किसी अननोन के साथ काम करके एक सिंगल गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये भी एज अ ट्रेनिंग का प्रोसेस आप इसको लें, और अच्छा होगा कि अगर आप लोग डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उसके ना जाएँ तो आपकी ऑन जॉब भी आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी कि क्या जब जहाँ पे जाकर सारे ही अननोन होते हैं तो आपने वहाँ पे कैसा बिहेव करना है, एक्सपोजर मिल जाएगा। ठीक है, चलें गाइस, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर अगला सेशन के अंदर